ऐसा है कि यहाँ पे क्या है, जिनके भी सोसाइटी मेंबर्स होंगे, फेस रिकॉग्नाइज होंगे, इवन थंब यहाँ पे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट में पानी का सप्लाई कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। हम टाटा का स्टील यूज़ करते हैं, अल्ट्राटेक का सीमेंट। उसके ऊपर जब हम लोग वाटर प्रूफिंग का जब कोटिंग चालू होती है प्लास्टर में, तो हम लोग डॉक्टर फिक्सेट का केमिकल यूज़ करते हैं। देखो यार, बहुत अच्छा लगता है जब आप कोई काम करते हो और उस काम को जो है ना रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब इतने सालों से मैं रियल एस्टेट पे वीडियोस बनाता हूँ, अलग अलग प्रोजेक्ट्स दिखाता हूँ, पर कभी कभी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस आते हैं ना कि सेम प्रोजेक्ट पे फिर से विजिट करने का या वीडियो बनाने का मन होता है। एग्जाम्पल बताता हूँ। पीछे की तरफ ये आप प्रोजेक्ट देख रहे हो, इस प्रोजेक्ट का नाम है ड्रेसिडेंट। उल्वे के सेक्टर 17 में ये प्रोजेक्ट आता है, जो कि विश्रुत कंस्ट्रक्शन का है। अब ये वीडियो आज से कुछ दिन पहले मैंने शूट किया, आप लोगों के साथ शेयर किया। एक्सक्लूसिव, शानदार, लग्जरियस 1 BHK इसमें आपको देखने मिलते हैं। पर इन्होंने जिस इनोवेटिव तरीके से प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट किया ना, उस वीडियो से ना तो सिर्फ सब्सक्राइबर, ना तो सिर्फ परचेसर, बायर्स नहीं आए, तो कुछ आसपास के बिल्डर्स एंड डेवलपर्स भी यहाँ पर आए। कुछ रियल एस्टेट जो चैनल पार्टनर्स थे, सीपीज थे, ब्रोकर्स थे। काम नहीं भी करना है उल्वे में, फिर भी प्रोजेक्ट देखने के लिए, बिकॉज प्रोजेक्ट में बहुत डिटेलिंग में काम हुआ था। अब ये सारा डिस्कशन हुआ, फिर ये सारी बातें सामने आई, फिर मुझे इसमें एक छोटा सा स्पेस दिखा कि क्यों ना और बेटर तरीके से ये प्रोजेक्ट दिखाया जाए, बिल्डर के साथ डिस्कस किया जाए और लोगों को पता चले कि किस तरीके से प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होता है। तो बेटर मैसेज अगर मिलता है, बेटर गाइडेंस अगर मिलता है, तो डेफिनेटली काम सबको ही अच्छा करना होता है। और यही थॉट प्रोसेस है विश्रुत कंस्ट्रक्शन के जो बिल्डर्स है, मिस्टर विश्रुत सर, उनसे मेरी बात हुई और मैंने उनको इंसिस्ट किया था कि एक शूट आपके साथ करते हैं, थोड़ी बेटर डिटेलिंग अगर आप प्रोजेक्ट की शेयर कर पाओ तो और भी लोगों को जो है बेटर आइडियाज मिल सकेंगे। और इसी रीजन से आज का ये वीडियो आपके साथ शेयर हो रहा है। वैसे मेरा नाम है गणेश, चैनल का नाम है प्रॉपर्टी कवरेज, जहां पर मैं करता हूँ रिसर्च रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पे। और ये जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो ट्रांसपेरेंट और क्लियर तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आज का जो वीडियो आपके साथ शेयर होने वाला है, विश्रुत कंस्ट्रक्शन का ड्रेसिडेंट नाम का प्रोजेक्ट है। इसमें अभी भी 1 बेड्स अवेलेबल है, जो कि मास्टर बेडरूम के साथ है, स्पेशियस साइज के साथ में। वैसे हम बिल्डर के साथ बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, और ये जो भी डिस्कशन होगा वो क्लियर और ट्रांसपेरेंट तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं प्रोजेक्ट देखने के लिए। तो देखिए आज के वीडियो में क्या होने वाला है, थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। तो हमारे सामने ये G+7 का कंस्ट्रक्शन है, जिसकी ओसी आ चुकी है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। और अब ऑलरेडी लोग शिफ्ट होना शुरू हो चुके हैं। कुछ थोड़ी बहुत इन्वेंट्री जो है ऑलरेडी अवेलेबल है इसमें, पर ये इन्वेंट्री बेचने के लिए या फिर सेल्स के लिए नहीं, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो शेयर कर रहा हूँ। वैसे अगर आपको लगता है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर वैसे भी मैं शेयर करता हूँ, वैसे इस बार भी शेयर हो रहा है, उनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके आप साइट विजिट के लिए जा सकते हैं। वैसे इसका लोकेशन अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा मैं ज़रूर डिस्कशन चाहूँगा, बिकॉज बिल्डिंग तो काफ़ी शानदार दिख रही है, लेकिन व्हाट अबाउट द रोड्स, तो वो भी जो है डिस्कशन यहीं पे होने वाला है। चलिए चलते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। तो देखिए, मैंने कई सारे वीडियोस में बताया है कि जब भी किसी प्रोजेक्ट में कमर्शियल्स नहीं होते हैं ना, तो डेफिनेटली एक अच्छी पार्किंग स्पेस मिलती है, और भी बाकी का सारा डिस्कशन होने वाला है। पर द गुड पार्ट इज विश्रुत सर ऑलरेडी यहाँ पे। सर, हेलो सर, वेलकम टू द चैनल। आई एम गुड। थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सो मच कि आपको मैंने कॉल किया, इनवाइट किया और आप रेडी हो गए। नहीं, मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं था आप आओगे करके। सो वन मोर थिंग, सो एकदम बेस्ट विशेष एंड कॉम्प्लीमेंट्स आपके लिए कि आपने काफी शानदार प्रोजेक्ट बनाया। There are very less people who appreciate, but I'm really thank you because आप लोग जैसे लोग जो appreciate करते हैं तो मुझे और हौसला मिलता है अच्छा चीज करने के लिए, थोड़ा बेटर करने के लिए अपना प्रोडक्ट। ओके, ग्रेट। बट द बेस्ट पार्ट इस वीडियो में क्या हुआ, जनरली सब्सक्राइबर्स या फिर परचेसर, बायर्स, इन्वेस्टर्स तो कमेंट करते ही है, इवन ईमेल्स आते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं, प्रोजेक्ट अच्छा लगा नहीं लगा वो सब चलता है। पर इस बार बेस्ट पार्ट क्या हुआ, कुछ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने भी जो पर्सनली जानते हैं
उन्होंने कॉल किया, कह रहे भाई ये प्रोजेक्ट कहाँ पर है, सो वी वांटेड टू सी दिस प्रोजेक्ट। तो एक दो बिल्डर्स के साथ मैं भी आके गया हूँ, तो वही से एक थॉट प्रोसेस था कि प्रोजेक्ट की अगर आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करते, काम तो सबको जरूर अच्छा जरूर करना जरूर होता है, सर। पर आप अगर इनपुट्स दोगे तो डेफिनेटली वो आगे लोगों को हेल्प होगी। नो, इट विल बी माय प्लेजर। सो दैट इज द रीजन वी आर हियर। यस। तो आप मुझे बताइए, उल्वे के सेक्टर 17 में ये आपने प्रोजेक्ट शुरू किया, पर ये लोकेशन जिस लेवल का आपने प्रोजेक्ट बनाया, ये लोकेशन वैसा था नहीं। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं एकदम नीच लेवल का, लग्जरियस लेवल का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, पर रेट वैसा मिल नहीं पाएगा आगे, बिकॉज सेक्टर 17 लोगों के अब शायद से नोन है, पर फर्स्ट चॉइस में पहले नहीं आ रहा था। सर अभी अगर आपको पता होगा, जब नवी मुंबई बना था अब 1970s में, तो ये ब्रिज के इस पार आना भी लोगों को ऐसा लगता है कि गांव में आ गए। वाशी ब्रिज हाँ, क्रॉस करके। मैं वाशी में बचपन से हूँ, नवी मुंबई में बचपन से हूँ। लोगों को आज भी ऐसे नवी मुंबई में बोलते हैं, जैसे जो साउथ बॉम्बे वाले लोग रहते हैं, कि आप नवी मुंबई में रह रहे हो, गांव है या। True. बट नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अभी उल्वे का जैसे सेक्टर सब, इट्स अ डेवलपिंग नोड उल्वे। ओके। मैंने सेक्टर 19 से काम चालू किया। अभी यहाँ कुछ रीजंस की वजह से, कुछ इश्यूज के वजह से थोड़ा डेवलपमेंट स्लो है इंफ्रास्ट्रक्चर का, बट हो रहा है। True. एंड उल्वे, इन माय ओपिनियन एंड जनरली आप देखें तो इट इज़ अ वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एरिया Okay. in comparison to Vashi. No doubt they are developed nodes, they have their own pros, but उल्वे strategically बहुत अच्छे से located है। इसी reason के वजह से there are many infrastructure projects of government like the airport or the MTHL. I'm not telling it from a sales point of view, एक discussion point of view से मैं बात कर रहा हूँ कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर आने के वजह से इसको एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन का स्टेटस मिल चुका है। Okay. एंड द पीपल हु आर कमिंग हियर, अभी वो थोड़ा अनडेवलप लगता है, बट जैसे अभी मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है सेक्टर 19 में, जहाँ मेरा आज प्रोजेक्ट लास्ट था, वहाँ भी आने के लिए लोगों को दिक्कत होती थी, बट आज वो मेन रोड से एकदम 1 मिनट की काफी दूरी करीब पे है, आपने देखा ही है, स्टेशन के एकदम पास में है। अब वो डेवलप हो चुका है, रोड्स अच्छे बन गए, तो लोगों को लगता है वो डेवलप्ड एरिया है। सिमिलरली इधर भी वही हो रहा है। अभी जब मैंने बिल्डिंग बनाना चालू किया, कोई प्रॉपर रोड नहीं था, अभी बिल्डिंग बन चुकी है, तो सिडको हेल्प कर रही है रोड बनाने के लिए, काम शुरू। एंड उन्होंने प्रॉमिस किया कि बारिश तक वो रोड प्रॉपरली बना देंगे। इसका रीज़न ये है कि ये डिले का रीज़न ये है कि लोग सिडको को या यहाँ का जो गवर्निंग अथॉरिटी सिडको ही है, उसको अप्रोच ही नहीं करते। अभी उनके पास इतने काम है, उनको पूरा सिटी डेवलप करना है, तो वहाँ के लोग अगर थोड़ा इनिशिएटिव लें, जैसे मैंने लिया, एंड बाय गॉड्स ग्रेस, बाय सिडकोज हेल्प, दे हैव स्टार्टेड द वर्क। आप 1 साल के अंदर ये रिमोट एरिया नहीं लगने वाली, बिकॉज यहाँ से सेक्टर 27 ज्वाइन हो रहा है, इसके पीछे 26 है। ये 20 मीटर का रोड, डबल लेन रोड बनने वाला है, और बन भी रहा था, बन भी रहा है एज इन। बट द फैक्ट इज कि जब कि पहले लग नहीं रहा था इतना बड़ा रोड है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मैं जब बिल्डिंग बना रहा हूँ सर, तो मुझे बिल्डिंग बनाना है, लोकेशन तो अपने आप वो बन जाता है, और बिल्डिंग एक ही टाइम पे बनती है। रोड्स तो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, बनते रहते हैं, बट बिल्डिंग एक ही टाइम पे बनती है। एंड मेरा थॉट प्रोसेस फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ माई कंपनी हैज़ बीन, थॉट ये रहा है कि घर बनाना है, Okay. और घर ऐसा बनाना है कि वो मेरा घर बन रहा है, मेरे लिए प्रोजेक्ट नहीं है ये, ना मेरे लिए कोई भी मेरा प्रीवियस काम प्रोजेक्ट के हिसाब से मैंने किया हुआ है। इट इज आई एम मेकिंग होम्स, एंड होम मेरा घर है मेरे लिए। जैसे ये प्रोजेक्ट में 41 यूनिट्स है, तो इट्स नॉट अ प्रोजेक्ट, इट इज 41 होम्स आई एम मेकिंग। ट्रू। एंड प्रोसेस उसके लिए ये है कि एज अ बिल्डर आई मेक श्योर कि जो मेरा थॉट है वो रियलिटी में कैसे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। करेक्ट। तो उसके लिए जो ये प्रोजेक्ट जैसे बना हुआ है, वही थॉट को, वही एक आइडिया को कि घर बना रहा हूँ मैं, बाकी की चीज़ें मैं बाद में देखूंगा। बाकी के जो चैलेंजेस अगर लोकेशन के हैं, उसको मैं वो टाइम पे जब बिल्डिंग का बन जाए, सेकेंडरी में आता है, तब मैं उसको देखूंगा। फर्स्ट प्रेफरेंस आपका अच्छा बिल्ड क्वालिटी। यस, बिकॉज
बढ़िया। मुझे घर बनाना है एंड इट्स नॉट अ पंच लाइन, दैट इज माय थॉट, दैट हैज बीन माय प्रिंसिपल सिंस द बिगिनिंग। ओके, डन, ग्रेट ग्रेट सर। क्वेश्चंस तो और सारे होंगे, पर आई कम टू द फीचर्स। आपने कई सारे फीचर्स ऐसे किए, अभी आपको बताना है कि क्या किस थॉट प्रोसेस से किया। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ईवी चार्जिंग्स के आपने ऑलरेडी 2 चार्जर्स लगाए, एक आई गेस वो बाइक के लिए, ये सेकंड, ये टू व्हीलर के लिए है 2 व्हीलर के लिए, अच्छा, और ये वो फोर 4 व्हीलर व्हीलर के के लिए लिए। है। एक्चुअली ये कॉमन चार्जर्स हैं। ओके। अभी देखिए गवर्नमेंट इतने सालों से ईवी का पुश कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बट एक हिकअप या एक हिच जो लोगों को फील होता है वो है कि चार्जिंग स्टेशन ही नहीं है। ओके। और दूसरा एक प्रॉब्लम ये होता है लोगों को कि अगर ईवी ले भी लिया तो वो सोसाइटी उनको परमिशन देगी कि नहीं, बिकॉज ईवी का लाइन लगाना या एक छोटा चार्जर भी लगाना, इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, इट इज़ नॉट ईजी। अगर आपका मीटर रूम दूर है तो बहुत सारे आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो बहुत सोसाइटीज़ वो चीज़ को इतना सेफ नहीं मानती। सेफ नहीं तो मानते। मैंने दो चीज़ें की, एक तो कॉमन ये चार्जेस पे मैं आता हूँ, ये मैंने दिए हैं। दूसरा अभी आप देखेंगे तो हर एक, जैसे एक पार्किंग है तो ओके। इधर मैंने ऑलरेडी इनबिल्ट पाइपिंग करके रखा हुआ है टू द रिस्पेक्टिव Wirings के फ्लैट्स, लिए, यस, कि यहाँ से आदमी बस वायर खींच के अपना मीटर रूम में लगा ले, कोई तोड़फोड़ नहीं करना है, कोई किसको इनकन्वीनियंस नहीं देना बाहर से होगा। वायरिंग घुमाने की भी जरूरत अब दिस इज अ फास्ट चार्जर, ओके। दिस इज अ डीसी फास्ट चार्जर जो आप पब्लिक स्टेशंस में देखते हैं। ओके। तो अगर जैसे कोई टाटा की या मारुति ने अभी गाड़ी निकाली है या महिंद्रा की है, दिस चार्जर विल फास्ट चार्ज अ कार विद इन 45 मिनट्स ओके। अप टू 70%। तो ये दो रीजंस की वजह से है। एक, अगर किसको क्विक चार्ज करना है तो उसको स्टेशन ढूंढने की जरूरत नहीं, उसके घर पे खुद ही है। खुद ही है। इनफैक्ट अभी ये, आई एम सॉरी, नो मैं नो थोड़ा प्लीज रुक रहा हूँ, प्लीज बोलिए। कि जब तक वो चार्जिंग स्टेशन लगेगा तब तक लोग कहाँ चार्ज करेंगे, सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। नहीं, अभी मैं आपको बता ही रहा हूँ ना, परसों ही वो गाड़ी ली है उन्होंने, तो अगर उनको अभी चार्ज करना है तो इधर Option में ready है। अपने आप रेडी है। हम्म, और सेकंड मेन रीज़न ये था कि अगेन देर आर नॉट टू मैनी पब्लिक चार्जर्स अवेलेबल, तो ये एक पब्लिक चार्जर जैसे भी काम कर सकता है। ये मैप में इसको डाला हुआ है, तो जब सोसाइटी फॉर्म होगी तो दे कैन इन शॉर्ट अर्न रेवेन्यू फ्रॉम दिस। ओके। ये जो एरिया है ये कॉमन एरिया है, इधर कोई पार्किंग नहीं है, कुछ नहीं है, ये उसके लिए ही बनाया हुआ है। ये इधर ही लोकेट इसीलिए रखा हुआ है कि कोई बाहर से आदमी आएगा अपना यहाँ स्कैन करे, ये दिया हुआ है यूनिट, सोसाइटी अपना सेट कर सकती है ओके। चार्जेस, और वो स्कैन करके जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं, ही नोज अबाउट दिस, वो करके तो थोड़ा बहुत रेवेन्यू एक सोसाइटी का खुद का भी जनरेट हो रहा है बाय प्रोवाइडिंग फैसिलिटी विच इज नॉट देयर हियर। ओके। देखिए, ऐसा होता है कि सब्सक्राइबर्स के लिए मैसेज है कि एक छोटा सा इनिशिएटिव सोसाइटी को काफ़ी हेल्प कर सकता है। सोसाइटी लाइक G+7, उसमें काफ़ी टाइम मेंटेनेंस कैसा कम हुआ होगा उसके ऊपर फोकस किया जाता है। अब जब ऐसे ऑप्शंस आते हैं तो सोसाइटी के पास अर्निंग ऑप्शंस भी होते हैं। अब कोई बंदा यहाँ पे आया और जिसको चार्जिंग स्टेशन रिक्वायर्ड, जैसे सर ने बताया कि ऑलरेडी ये लिस्टेड है गूगल पे, तो किसी को करना है तो वो आएगा, चार्ज करेगा और सोसाइटी को पैसा देगा। तो अगेन सोसाइटी के लिए एक ये अर्निंग ऑप्शन ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है। अभी हम लोग इधर खड़े हैं तो मैं आपको एक, आपने अपना कवर किया था बहुत अच्छी तरह से, बट मैं एक ऐसे एग्जांपल देता हूँ रीजन क्यों मैंने ये सिक्योरिटी सिस्टम दिया हुआ है। सर बताइए एक बार इनको। ऐसा है कि यहाँ पे क्या है, जिनके भी सोसाइटी मेंबर्स होंगे फेस रिकॉग्नाइज होंगे, इवन थंब यहाँ पे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया जाएगा। तो बाहर से जो भी बंदा आ रहा है, जैसे अभी इनके गार्ड का हुआ, एक बार फिर से की जाएगी, लॉक हो गया वो, तो जैसे उसको पंच करेंगे, डोर यहाँ से जो है ना वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। सो डोर इज ऑलरेडी ओपन। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था। आपको क्यों लगा इतना हाई एंड सिक्योरिटी सिस्टम रखना चाहिए? सर हाई एंड नहीं है, नया है। इसका रीज़न ये है कि अभी सोसाइटी जब फॉर्म होती है जनरली ऐसा होता है कि एक ही गार्ड रखते हैं और गार्ड को भी इतना काम दे देते हैं। तो इसमें लॉजिक ये है लगाने का कि कोई भी पर्सन, चाहे नोन हो अननोन हो, वो बिल्डिंग में एंट्री नहीं कर सकता विदाउट द ऑथेंटिकेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव फ्लैट।
ओके। अभी वर्किंग लोग हैं, समझिए फॉर एग्जांपल हैं, मेरे यहाँ सब क्लाइंट्स वैसे ही डबल वर्किंग है। बच्चे हैं, वो ऐसा एक स्क्रीन ऊपर लगा हुआ है, वो ऑथेंटिकेट कर ले, चाहे वो कोई डिलीवरी वाला हो, कोई रिलेटिव हो, कोई फ्रेंड हो, कि भाई उनको बिल्डिंग में एंट्री देना है कि नहीं वो पर्सन को, वो उन्होंने वहाँ से ओके किया तभी ये गेट खुलेगा। अभी अगर समझिए गार्ड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल फॉर सम रीज़न गार्ड अगर नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो वो रिलायंट नहीं है कि भाई गार्ड को फ़ोन करे ना, ये उनके हाथ में पूरी सिक्योरिटी अपनी पूरी बिल्डिंग की उनके पास है। ओके। दूसरा रीज़न ये है कि आगे जाके सोसाइटी, जैसे मैंने पहले भी बोला कि एक ही गार्ड रख लेती है, अभी वो रात में बेचारा थोड़ा बहुत झपकी सो मार गया, लिया, कहीं गया। ये एक बहुत सेफ एरिया है, बट इट इज़ ऑलवेज सेड दैट इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, एंड मुझे एक भी स्टोन अनटर्न नहीं रखना है। तो मैंने यही बोला, ये मेरे स्टार्टिंग में नहीं था दिमाग में, मैंने अपने एम्यूनिटीज़ में भी या नहीं ब्रोशर में करें। नहीं डाला था, बट ये ऐसा सिस्टम मैं जब R&D कर रहा था आया, मुझे लॉजिकल लगा कि भाई देख, कस्टमर्स को इसमें कुछ बेनिफिट होगा या कुछ कन्वीनियंस अगर फैक्टर है, प्लस मेजरली सिक्योरिटी है, तो यस आई विल नॉट स्पेयर एनी एक्सपेंस। आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा ये काम कैसे करता है, कि ये तो वैसे लॉक ही होगा यहाँ पे, अगर गार्ड नहीं है और आपको जाना है, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ 304 में जाना है, तो यहाँ से जब आप 304 के लिए कॉल करोगे तो 304 वाला चाहेगा अभी देखिए यहाँ से 304 04 तो कॉल, ठीक है। तो अगर 304 वाला बंदा चाहता है कि द पर्सन मेरे डोर तक आना चाहिए तो ठीक है, अगर वो नहीं चाहेंगे तो यहाँ से लॉबी के अंदर भी एंट्री नहीं मिलेगा, डोर तो बहुत आगे की बात है। और ये सिर्फ मतलब मैन पावर जरूरत ही नहीं है इस सिस्टम के लिए। तो आई एम रियली मतलब अप्रिशिएट दिस कि आपने इस लेवल का थॉट प्रोसेस रखा करके, बिकॉज प्रोजेक्ट ऐसे G+7 में लोग जनरली कॉस्ट कटिंग का ज्यादा सोचते हैं। नहीं, कॉस्ट कटिंग नहीं है सर, मैं वही बोला ना, इट इज़ नॉट अ वेरी, it is not about cost cutting, it is about providing some kind of value. वैल्यू। वैल्यू तभी होगा जब कुछ फायदा होता है आदमी को, मतलब जेन्युइन फायदा, जेन्युइन बेनिफिट, कन्वीनियंस, हाँ, एक्चुअल में वो यूजेबल होना यूजफुल चाहिए। होना True, चाहिए। true, एमिनिटीज तो बहुत सारे लोग देते हैं, बट यूजफुल जो हर रोज आदमी यूज करे, जिसके बिना उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ा बेटर हो। नहीं, यूज का बात किया, अगेन एक क्वेश्चन पूछूंगा, जो अभी ये जैसे मैंने फर्स्ट टाइम देखा है चार्जिंग का, जैसे ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा, ये मैंने क्या देखा है पहले कि लोग प्रोविजन दे देते खुद का खुद इंस्टॉल करो, आपने इंस्टॉल करके दिया, वो थोड़ा नया था, ये सिक्योरिटी सिस्टम नया था। बट वन मोर क्वेश्चन विल बी देयर, आपने यहाँ पे वाटर सॉफ्टनर रखा है बोरवेल के यस साथ, प्लीज आइए ना एक बार वो देख मुझे थोड़ा समझना था। अच्छा, ये क्यों अचानक से थॉट आया आपको कि सॉफ्टनर देना चाहिए करके? सर, सॉफ्टनर का थॉट पहले नहीं आया था, अगेन वो जैसे बिल्डिंग बन रही थी, मैं अपना R&D कर रहा था तभी आया, बिकॉज हम Okay. लोग को बोरवेल मिला इधर, ये देखिए बोरवेल इधर है। ओके। अभी मेरा ये था कि पहली बात तो बोरवेल हुआ या एनी नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर प्रेजर्वेशन, या फिर बोरवेल हुआ या रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाना पड़ता है, वो एक रूल है ओके। अब हमारे यहाँ का GDCR का, ऑल ओवर इंडिया है वो, कि एक आपको नेचुरल वाटर Source सोर्स देना। का एक प्रोविजन देना है। अब यूजुअली लोग बोरवेल जिसको नहीं मिलता है वो बना देते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक, बट Okay. एरिया उतनी बड़ी होनी चाहिए कि वो वाटर आप कंजर्व कर पाओ, वो भी ठीक है। बारिश के टाइम पे ही होगा। तो हम लोग को बोरवेल मिला, मेरा काम उधर रेगुलेशन का हो गया, बट इस टाइम मैंने ये सोचा कि how do I make some this building or this project where I can provide some eco-friendly features. So Okay. ये जो EV चार्जर है वो एक मेरा एक मुझे कंसेप्ट मिला, उसके ऊपर मैंने वर्क किया। सेकंड मुझे R&D के टाइम पे ये समझ में आया कि मैं अगर एक वाटर सॉफ्टनर और एक सैंड फिल्टर का प्रोविजन दे के रखता हूँ, तो कैसा होता है कि मेरा एक्चुअल थॉट प्रोसेस ये था कि सिडको का पानी यूज ही नहीं करे आदमी,
वो नेचुरल जो वाटर है जब Okay. तक वो मिल रहा है वही यूज़ करें। बिकॉज एक बार मैंने वाटर सॉफ्टनर लगा दिया तो जो क्वालिटी है पानी का, और मेरे पास टेस्ट रिपोर्ट्स भी हैं, मैंने करवाए थे कि सिडको का जो पानी का सप्लाई मुझे मिला है और वाटर बोरवेल के थ्रू सॉफ्टन होके जो आता है वो सेम क्वालिटी का वाटर है। Okay. तो अगेन कॉस्ट कटिंग का मैं बात करूं तो इधर कॉस्ट का बेनिफिट सोसाइटी को हो सकता है, Hmm. प्रोवाइडेड इफ दे वांट टू यूज इट दे कैन सेफली, दे कैन। तो पानी का चार्जेस ही नहीं आएंगे उनको, Hmm. एंड एक बैकअप हो जाता है पानी का। True. जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप भी सब लोग देते हैं, Hmm. या फिर जनरेटर लगाते हैं, पावर बैकअप सिस्टम लगाते हैं, बट मेजरली पानी का वो सिडको का पानी रेगुलर है, 24 आवर्स है, ओके। बट कभी कभी कोई मेंटेनेंस, सिडको का लाइन मेंटेनेंस हो रहा है, यहाँ एक्सपेंशन हो रहा है, उसकी वजह से एक आध दिन पानी उन्होंने बंद कर दिया, तो ये प्रोजेक्ट में पानी का सप्लाई कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। और मेजरली मुझे ये चाहिए था कि इकोलॉजिकल फैक्टर का जो मेरा एक था, मुझे कुछ देना था, एंड वो मैं ऐसे ही बस फोर्स नहीं कर सकता कि भैया बोरवेल का पानी यूज़ करो, मैं खुद भी नहीं पीऊँगा। बट अगर प्योरीफाई हो के वो ये हो रहा है तो सब कस्टमर्स को उसमें बेनिफिट हो रहा है। प्लस अगर जिसको ड्रिंकिंग वाटर जैसे नहीं भी यूज़ करना, यूटेंसिल्स के लिए कर सकता है। और जैसे बोरवेल का पानी देते हैं, बहुत लोग देते हैं, बट वो गाड़ी वाड़ी धोने के लिए यूज़ होता है। बट आप देखेंगे अगर हार्ड वाटर रहेगा ना तो गाड़ी का पतरा भी सड़ने लग जाता है, पेंट भी पील ऑफ होने लग जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये फैक्ट है। तो अगर किसको को घर का ड्रिंकिंग वाटर नहीं यूज करना है तो कोई भी पर्पस के लिए यूज करेगा, इट विल बी अ प्यूरिफाइड तो वाटर। ये पूरा पानी आपका एंड इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है। बस जो उसमें सॉल्ट्स लगते हैं, दैट इज द ओनली कॉस्ट, दैट इज अ कंज्यूमेबल। बाकी का उसका मेंटेनेंस बहुत कम है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा सामने, अगर ऊपर आप देखोगे ना तो ये है वाटर सॉफ्टनर, तो बहुत रेयरली जगह पे ये देखने मिलता है। और वो देखने के बाद ये पाइपिंग्स वगैरह आप देखोगे तो इस तरफ जो सिडको से पानी आता है उसके जो वाटर टैंक्स होने चाहिए वो अलग है, और साथ ही साथ ये बोरवेल का है। ये बोरवेल का। और एक और चीज मुझे बोलना था कि अगर इसमें एक और प्रोविजन है कि सिडको का भी पानी अगर किसको प्यूरिफाई करना है सिस्टम के थ्रू, वो भी कर सकता है। कभी अगर लगा ऐसा कि लगा प्यूरीफायर कि करने अगर की जरूरत। समझो कुछ प्रॉब्लम है या एक यूज करना है, हम्म। तो सिडको का पानी को भी प्यूरिफाई आप करके यूज कर सकते हैं, उसका भी हम लोग प्रोविजन रखते हैं। ओके, बढ़िया। अभी ये तो फीचर्स का है, आगे भी मैं बात करूंगा, लेकिन एक चीज मैंने जो प्रोजेक्ट में है ना बहुत स्ट्रांगली नोटिस की है कि आपने पूरे प्रोजेक्ट में ना टेक्सचर करवाया है। यस। मतलब बिल्डिंग्स का जनरली क्या होता है, जो डेड वॉल होता है और जिस डेड वॉल पे डायरेक्ट सनलाइट आने वाली है या फिर बारिश का प्रेशर आने वाला है उसी वॉल को जनरली टेक्सचर करने का स्टाइल है। मतलब चलाने वैसे करते हैं या फिर कोई डिजाइनिंग के लिए फ्रंट पोर्शन कर लिया। मैं आपको नोटिस करवाना चाहूंगा, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो फैक्ट है, जो सामने दिख रहा है वो मैं बता, इनके जो कंपाउंड वॉल्स है ना उस पे भी ये टेक्सचर किया हुआ है। मैं आपको पूछना चाहूंगा, ये सबसे कॉस्ट तो बढ़ता है, पर आप क्या सोच के, मतलब क्या थॉट प्रोसेस रखते हो, इसमें तो काफी कॉस्ट ऐड ऑन हुई होगी आपकी, तो आपको जैसे ऐसा सर लगता नहीं आपने कॉस्टिंग एड्स हो रही है इसमें? नहीं, जैसे अभी आपने बोला कि एक तो डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने जो मेरी फर्स्ट बिल्डिंग थी तब से लेके मैंने डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेक्सचर का रखा। बट उसका एक और रीज़न लॉजिकल ये है कि कॉस्ट का जो आप बात कर रहे हैं, कॉस्ट का जो बेनिफिट है वो ये है कि टेक्सचर बेसिकली एक टाइप का लेयर होता है जो हमारे सीमेंट सॉरी प्लास्टरिंग के ऊपर चढ़ता है। ओके। तो वाटर इन नॉर्मल टर्म्स लीकेज का, उसका या क्रैक्स डेवलप होने का चांसेस कम हो जाते हैं। बिकॉज अगर हीट के वजह से या जो हमारा वेदर है थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल, एक्सपेंशन होता है हीट की वजह से, बारिश हुई तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उससे पहले जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि वो टेक्सचर के ऊपर ही क्रैक आता है, वो अंदर तक जाता नहीं है। ओके। इसीलिए आज तक टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस मेरी फर्स्ट बिल्डिंग से लेके अभी तक कोई भी बिल्डिंग में एक भी लीकेज का प्रॉब्लम नहीं आया है। कंप्लेंट मैंने आप नहीं बाहर से एक लीकेज का एक लाइन तक यूजुअली डिज़ाइन हम लोग देखते हैं लीकेज के लिए करते हैं लोग बनाने के लिए, वो मेरे कोई बिल्डिंग्स में नहीं है। जनरली। और एक और रीज़न ये है कि अभी मैं वॉल पे करूं, जैसे आप बोले वॉल पे करते हैं, और बीम पे मैं कॉलम पे नहीं करूं। बट अगेन कॉलम पे भी इट्स नॉट ओनली फॉर डिज़ाइन,
इट इज अगेन कि कॉलम को भी प्रोटेक्शन मिल रहा है ना, वो है भले आरसीसी का, बट अगेन उसमें स्टील ही है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉलम्स ही सड़ते हैं, बीम्स ही सड़ते हैं, और तब प्रॉब्लम्स आने लग जाता है। तो अगर उसको भी मैं एक प्रोटेक्शन दे रहा हूँ विच इज एडिंग एज अ डिजाइन बेनिफिट, सो सेफ्टी एग्जैक्टली, लॉन्जिटिविटी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग, तो वो जो कॉस्ट मैं डाल रहा हूँ ना, अगेन उसका कोई बेनिफिट है, इट्स प्रोवाइडिंग सम वैल्यू। तो चले एक बार लॉबी वगैरह देखते हैं, Yes, फिर of ऊपर course. भी चलते हैं इसमें। अच्छा, ये आपका फेस ऑलरेडी उसने रिकॉग्नाइज कर लिया ना? Yes. ओके, चलो बढ़िया। अच्छा, डोर भी ओपन हो गया, आइए। सो दिस इज अ लॉबी। सर, इसमें अभी लॉबी में क्या आपने अलग किया? ये टाइल्स है कुछ अलग? नहीं सर, ये पूरा मार्बल है, इटालियन मार्बल। इटालियन मार्बल। यस तो ये डिजाइन बनवाया आपने वैसा? यस, एक एक एक्चुअली पूरा मार्बल के सब स्लैब्स आते हैं, तो Okay. इसको एक एक करके मैंने डिजाइन बनवा के कटिंग के अच्छा, हिसाब तो से ये बनाया। अलग अलग कट होके फिर Yes. ये अभी ऐसे इसका डिजाइन स्टोरी ऐसा है कि थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था इसमें कॉन्ट्रैक्टर के इसमें से, ओके। तो इसको मुझे फिर से मैंने करवाया, ये पूरा अच्छा। वेस्ट हो गया था। एक्चुअल फैक्ट है, यहाँ से लेके 5 बॉक्सेस जो हैं ये फिर से कराया था, क्योंकि इसके आधा आधा इंच ये पट्टे मैच नहीं कर रहे थे। अब वो मेरे ओसीडी को ट्रिगर कर लेता है। नहीं सीरियसली तो इसको मैंने फिर से रीडू करवाया। Okay. ये खड़े होके मैंने ये पूरा करवाया फिर से, बिकॉज अच्छा। जब ये लग रहा था, वो पहले बार जब मिस्टेक हुआ था, तो उस टाइम मैं बोला नहीं, मैं पूरा खड़े होके इसको करवाऊंगा। ओके। आपका पर्सनलाइज अटेंशन थोड़ा ज्यादा होता है प्रोजेक्ट पे? एक्चुअली कुछ ज्यादा ही हो ज़्यादा जाता ही है, हो जो कॉन्ट्रैक्टर्स को इरिटेटिंग हो होता है जाता है, कभी-कभी। बहुत हो But it जाता good है। for your customers, huh? Yes, no, before the customer, it has to work for me. I have to be satisfied. Like I said कि मैं घर बना रहा हूँ, But तो मुझे वो घर, अगर मेरे से अभी आप अपना घर बना रहे हैं तो आप खड़े होके करवाओगे ये काम, ट्रू ट्रू तो वही होता है। बढ़िया। That is a price I am happily willing to pay. ट्रू, करेक्ट। शैंडिलियर का लिफ्ट यूज किया आपने? Yes. साइलेंट अभी लिफ्ट? शिंडलर का ये है, मेरा पहले से एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। उसका मेन पर्पस ये है कि इट्स अ वेरी बिग ब्रांड बहुत सारे इससे और प्रीमियम भी आते हैं, बट इसका फ़ायदा ये है कि जैसे हर एक नोड में उनका 2 टेक्नीशियन हमेशा रहते हैं। तो अभी Okay. समझिए अगर कुछ प्रॉब्लम आया, हम लोग कॉल करेंगे, हाफ एन आवर टू 1 आवर में आदमी आ फटाफट जाता आ है, बिकॉज उसका काम बस उल्वे में ही है। उसका फ्रॉम डे टू नाइट ही इज ओनली स्टेशन एट उल्वे। सो फॉर सर्विस, बिकॉज फॉर Quick मी, service, sir. जो मैं कुछ ब्रांडेड चीज़ें इसीलिए यूज़ करता हूँ कि मुझे सर्विस चाहिए। क्विकली चाहिए, बिकॉज जब मैं सोसाइटी को हैंड ओवर करूँ तो उनको इनकन्वीनियंस नहीं होना चाहिए। सो थोड़ा अगर कॉस्ट ज़्यादा भी जा रहा है, तो इट इज अगेन लाइक आई सेड, इट्स एडिंग वैल्यू, दैट कॉस्ट हैज सम बेनिफिट। ओके, बढ़िया। वैसे लिफ्ट तो शुरू है, पर हम प्रेफर करेंगे वॉक करके ऊपर जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे सारे रेजिडेंशियल है कि और कुछ एमिनिटीज भी था? सर जिम और सोसाइटी ऑफिस है। अभी ये जैसे एक मैं आपको चीज दिखा रहा हूँ कि ये स्टेयरकेस पे पूरा टेक्सचर किया हुआ है, जो आप लास्ट बाहर बता रहे थे। अभी ये टेक्सचर आप बाहर से मैच करेंगे तो थोड़ा सॉफ्ट है। सॉफ्ट है, देखिए मैं काफी हाथ सॉफ्ट है। ये कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, बिकॉज ये बबल टेक्सचर है, मशीन से पूरा स्प्रे होता है। ओके, यस, एप्लीकेशन मशीन से। यस, और जैसे कार की पेंटिंग की मशीन रहती है, उसी बड़ी मशीन आती है पूरा, तो पूरा स्टेयरकेस सब लॉबीज उसी से किए हुए हैं, क्योंकि अगेन इस पे अगर कोई दाग लग गया तो सीधा पानी से पोंछ सकते हैं। बट सेकेंडली अगर किसका हाथ ब्रश हुआ, जैसे मैं इतने जोर से भी कर रहा हूँ तो नहीं लग रहा है, बट यही वाला जो बाहर वाला है वो थोड़ा और करोसिव होता है। तो कोई बच्चा हुआ या कोई हम लोग भी एडल्ट्स का लग गया हाथ तो छील जाएगा। तो इसीलिए मुझे यूज करना था, थोड़ा टीडीएस था इसको अप्लाई करना, बिकॉज पूरे स्टेयरकेस पूरे लॉबीज में हमने किया बहुत पोर्शन पे करना था। बट इट्स अच्छे, मतलब इन टर्म्स ऑफ लुक्स, एस्थेटिक्स प्लस फंक्शन, इसका फंक्शन भी है, बस ऐसे शो के लिए नहीं है। ठीक है, बढ़िया। यहाँ से अगर आप ऊपर आओगे ना, तो ये जो वाटर सॉफ्टनर है ना, वो भी पीछे की तरफ। अभी ये मेंटेनेंस के लिए यहीं से एक्सेस हो सकता है ये। अच्छा, ये विंडो आपने उसके लिए छोड़ दी? नहीं, विंडोज तो है ही हर एक इसके लिए, बट ये यहाँ से एक्सेस कर प्लेटफॉर्म इसलिए बना है कि यहाँ से एक्सेस हो, कुछ अगर आगे मेंटेन करना है। बढ़िया, सही। तो सर मुझे एक बात बताइए, इतने सारे फंक्शंस है, फीचर्स है, तो इसका
कहीं पे आपको एक पॉइंट देना होगा ना कि जहाँ से ये सारे फीचर्स एंड फंक्शंस ऑपरेट होंगे, कहीं स्पेस sir. बना है आपने? यस यस, इधर Okay. आइए सर। ये एक हम लोग ने सोसाइटी ऑफिस जैसे बनाया है, अच्छी सोसाइटी जैसे नहीं, सोसाइटी ऑफिस ही है ये। ओके। तो ये जो आप देख रहे हैं इधर पूरा सीसीटीवी हुआ, देन जो हम लोग फेस एक्सेस वो जो सिक्योरिटी सिस्टम Security देख रहे थे, उसका मेन कंट्रोल यूनिट इधर है। यहाँ पर ये मॉनिटर से पूरा आप सेटिंग्स अपने जो भी कुछ चेंज करने हैं या पूरा सीसीटीवी यहाँ से डेटा अगर चाहिए वो भी डेटा का एनवीआर इधर लगा हुआ है। एंड नॉट ओनली कैमरा का जो सिक्योरिटी सिस्टम है, बिकॉज वो पूरा हार्ड वायर्ड है, कोई भी इंटरनेट बेस्ड नहीं है। इंटरनेट इज एन एडिशनल दिस, ओके। बट इट इज ऑल हार्ड वायर्ड, बिकॉज अगर समझिए इंटरनेट या लाइट वाइट भी जाती है तो वो चलेगा, बिकॉज वो पावर बैकअप सिस्टम के ऊपर अपना लगा हुआ है। लगाओ। एंड देन हम लोग ने एक छोटा सा इंटीरियर जैसे किया हुआ है, कबर्ड्स वबर्ड्स बनाए हैं Okay. इधर। अभी तो इधर मैंने सामान सब रखा हुआ है, बट दिस इज बेसिकली फॉर कीपिंग द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। नाउ इन माय ओपिनियन आई डू नॉट वांट कि जो सोसाइटी के चेयरमैन है या सेक्रेटरी, उनको कोई बहाना लगे मिले पेपर्स लेके जाने के लिए। सोसाइटी इधर- के जो भी डॉक्यूमेंट्स यस, वो सब इधर रहेंगे और वो सीसीटीवी में ये सर्वेलेंस में है ये एरिया। जनरली क्या होता है, सब्सक्राइबर्स को बताता हूँ कि सोसाइटी ऑफिस दिया जाता है, पर सोसाइटी वो इनिशिएटिव लेती नहीं है कि वार्डरोब्स बना ले या फिर स्टोरेज बना ले जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होंगे। फिर ऐसे चक्कर में होता क्या, डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखेंगे, तो जो भी सोसाइटी का चेयरमैन पर्सन होगा, जो भी बंदा होगा ना, वो अपने घर लेके जाता है, तो चांसेस होते हैं वैसे पेपर मिसप्लेस होने के। सो आइडियोलॉजी आपका यही था यही था कि डॉक्यूमेंट सेफ yes, रहे और कि सोसाइटी जो के सोसाइटी की चीजें हैं वो सोसाइटी के प्रेमाइस में ही रहे। प्रीमाइसेस एंड वो अगेन मैं जैसे बोल रहा हूँ, सीसीटीवी से उसका सर्वेलेंस है तो सब मेंबर्स देख सकते हैं। ट्रू। ट्रांसपेरेंसी एज अ डेवलपर मैं रख रहा हूँ, तो मैं चाहूंगा सोसाइटी भी रखे। चलो बढ़िया। ये मैं लेकिन आपको एक चीज पूछना चाहूंगा, जिम के ऊपर है ना, आपने बहुत ज्यादा फोकस कर लिया। देखो अभी पहले भी मैंने प्रोजेक्ट शूट किया तो आई नो द डिटेल्स। अच्छा, आपके इक्विपमेंट्स नहीं थे तब शायद से ना, मैं पिछली बार आया था, अब इक्विपमेंट्स भी अभी क्योंकि अभी सब कस्टमर्स रहने आए हैं, ओके तो तब मुझे चाहिए था कि नए इक्विपमेंट्स तभी रहे। ओके। पर जनरली क्या होता है, ये मैंडेट था प्रोजेक्ट में जिम देना? हाँ, अभी जैसे नए रूल्स के हिसाब से सिंस UDCPR हैज कम, तो 28 यूनिट्स के ऊपर है तो आपको एक फिटनेस एरिया देना है या कोई और कॉमन रिक्रिएशनल एरिया। तो मैंने फिटनेस एरिया जैसे बनाया, बिकॉज अगर बिल्डिंग में एक छोटा फिटनेस एरिया है तो मेंबरशिप लेने के लिए वो सब ज़रूरत नहीं है सबको। अभी जिसको एकदम एडवांस इक्विपमेंट चाहिए वो अलग बात है, बट जनरली जो हम लोग जैसे रेगुलर वर्किंग क्लास, उनको सुबह अपना जाना है या रात में करना है, तो बिल्डिंग में अच्छे अगर सेटअप है तो कन्वीनियंस और थोड़ा फिटनेस के भी आदमी बहाना नहीं बना सकता कि जिम का मेंबरशिप लेना है उसको। एनीवे, एरिया थोड़ी हमारी ये प्रोजेक्ट में कॉम्पैक्ट है, बट मैंने ट्राई किया हुआ है कि जितने असेंशियल, जैसे ये सब मैंने एक तो ये सब कनेक्टेड इक्विपमेंट्स हैं, तो आप अपना मोबाइल फ़ोन या टैबलेट इससे कनेक्ट कर लें, वो ऐप के थ्रू गूगल या एप्पल का जो आपका हेल्थ है उससे कनेक्ट हो जाता है। सेकेंडली, मतलब 41 लोग हैं उसमें, 41 फ्लैट्स हैं, उसमें जितने लोग हैं वो लोग अपना इंडिविजुअल अकाउंट्स बना सकते हैं। तो मेजरली मैंने जो कार्डियो वास्कुलर एक मतलब वर्कआउट्स हैं उसके लिए इक्विपमेंट्स पहले दिए हुए हैं। वेट्स का छोटा एरिया दिया हुआ है मैंने, फ्री वेट्स का। बेसिकली मुझे ये चाहिए था कि सेफ हो जाए, बिकॉज इधर बच्चों का भी एक्सेस होगा, किसका भी होगा, तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड इक्विपमेंट्स मुझे डालने नहीं थे। सेकेंडली, थोड़ा मुझे डिज़ाइन अच्छा बनवाना था, बिकॉज आई एम इनटू फिटनेस समवॉट लिटिल बिट सिंस 15 years। सो एक जिम में आदमी जाता है बिकॉज उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए रहता है, मन करे कि बाहर से थका हारा आदमी आ रहा है तो जिम जाने का उसका मन भी तो करे। तो थोड़ा मैंने अपने हिसाब से जितना हो सका मैंने एक अच्छा डिज़ाइन बनाने का ट्राई किया हुआ है। और बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले बोला कि आई एम इनटू फिटनेस, तो आई नो कि एक अच्छा एम्बियंस होना इज इक्वली इम्पोर्टेंट, बिकॉज कभी कभी आदमी का बहाना होता है। तो जब अच्छा ये है, जैसे मैंने पुश लिमिट्स करके एक लिखवा लिया है, तो थोड़ा आदमी में जोश आता है, प्लस इसमें एम्बियंस होता है तो मन लग जाता है। यस, वो बहुत मेरे लिए बहुत मैटर करता है वो चीज़। तो इसलिए मैंने ये सोचा था कि इस टाइम जब जिम बनवाऊंगा, लास्ट प्रोजेक्ट में भी मेरे था, बट एकदम इंटीरियर नहीं किया हुआ था मैंने थोड़ा
बेसिक टाइप का दिया हो, मतलब बट मेरा हर एक प्रोजेक्ट के साथ आई ट्राई टू बेटर माई ओन सेल्फ। एक्चुअली प्रोजेक्ट में तो अटेंशन आपका है, पर आप हेल्थ कॉन्शियस हो तो आपने थोड़ा एम्बियंस वैसा बना लिया है। यस। आप लोगों को एक मैंने वीडियो शेयर किया था आप लोगों के साथ, हाउ टू बाय प्रॉपर्टी। उसमें मैंने बताया था कि डॉक्यूमेंट्स कैसे चेक होता है, क्या होता है। तो उसमें मैंने एक लाइन यूज़ की थी कि डॉक्यूमेंट्स तो चेक करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन जो बिल्डर्स डेवलपर्स है ना, उनका माइंडसेट क्या है ना, वो समझने की ज़रूर कोशिश करना। पेपर्स वर्क 19-20 एक आध बार चल जाते हैं, लेकिन बिल्डर डेवलपर का माइंडसेट अगर समझ में आता है ना, तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट अच्छे ही बनते हैं। क्योंकि माइंडसेट ही एक चीज़ होती है ना कि लोग कैसे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। जैसे विश्रुत सर का है कि उनका पर्सनलाइज अटेंशन, जैसे वो खुद भी बता रहे हैं कि मैं खुद का घर जैसे बनाता हूँ या फिर कोई भी बनाएगा पर्सनल अटेंशन से, वैसे अटेंशन है। पर हेल्थ कॉन्शियस है, तो उन्होंने थोड़ा इसके ऊपर भी थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया। तो बस ये सब वीडियोस इसके लिए मेहनत चलती है कि लोगों को क्लियर मैसेज मिल सके। जैसे ये वीडियो में से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डेवलपर का खुद का माइंडसेट ऐसा है ना कि उन्होंने उस तरीके से प्रोजेक्ट को जो है ना वो ड्राइव किया। यही ये पूरे वीडियो से दिखाने की कोशिश है। कोई फ्लैट वगैरह देख सकते हैं सर? यस सर। चलो बढ़िया। सर ऐसा है कि इतने सारे फीचर्स आपने डाले हैं ना कि अब समझ में नहीं आता क्या कवर करें क्या नहीं करें। चलिए क्विकली मैं आपको एक इसको ये करता हूँ। अभी वो जो टेक्सचर का मैं आपको स्टेयरकेस पे बता रहा था, वो एग्जैक्टली यही टेक्सचर है। ओके। दिस इज वाटर प्रूफ। अगर इसको प्रॉपरली क्लीन किया जाए, कुछ पेंट वेंट बाहर से निकलेगा नहीं, डायरेक्ट वॉश रहेगा। एंड अगेन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। Okay, यूजुअली लोग टेक्सचर अवॉइड करते हैं अंदर करना बाय सेइंग कि वो घिस जाता है। तो मुझे करना था, तो मैंने ऐसा टेक्सचर यूज़ किया जो मैंने आपको नीचे भी बताया मशीन के हिसाब से कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं स्मूथनेस आ गई है। है, स्मूथनेस है। एंड बेसिकली ये 10 साल 15 साल 20 साल तक भी ऐसे ही रहेगा। बस इसको नॉर्मल क्लीनिंग की ज़रूरत है। सही। जो आप पाइप से भी क्लीन करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट वॉश कर। यस, इट्स अ वाटर प्रूफ पेंट। एक अभी- फ्लैट देखें यहाँ पे। एक बस फ्लैट दिखाता ही हूँ मैं आपको। एक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं बता रहा प्लीज हूँ प्लीज प्लीज। कि ये जो डोर फ्रेम आप जो देख रहे हैं, दीवार, ये पूरा फ्लश है। ओके। अब ये देखने में इजी लगता है, बट मुझे ये चाहिए था ऐसा डिज़ाइन, बिकॉज मैंने एक 5 स्टार होटल में ये देखा था। एंड तब से मेरे दिमाग में था कि मुझे अपने प्रोजेक्ट ऐसा में कुछ डालना ही है। ओके। हाँ, नहीं, ऑनेस्टली ट्रू स्टोरी। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग है इसको करना, बिकॉज हम लोग फ्रेम जब लगाते हैं, जब वॉल्स खड़ी होती हैं तभी लगाते हैं। बट देन इसको कैसे मैच किया जाए बीम और कॉलम के साथ एंड वॉल के साथ, तो उसमें एक चैलेंज आता है। तो उसमें एक हम लोग को बीटीसी पट्टी लगानी पड़ती है, ओके। जिसका हम लोग ने विड्थ रखा है। अब एक बार ऐसे हुआ था कि मैं नीचे से आ रहा, ऊपर से सॉरी स्टेयरकेस से नीचे आ रहा था, तब मैंने इसका देखा था कि हाइट मैच नहीं हो रहा था सब डोर्स का। तो मैंने कम से कम 15 to 16 डोर फ्रेम्स फिर से करवाए, ऐसे नहीं पट्टी को चेंज करवाया, चेंज कर। बिकॉज वो 5-6 mm का मार्जिन था। अब वो मुझे दिख रहा था, बट आपको नहीं दिखता है शायद कस्टमर से। को नोटिसेबल हाँ, भी नहीं होता, बट वो मेरे को एक बार आ गया तो अगेन, जैसे मैंने आपको नीचे मार्बल के टाइम पे बताया कि वो मेरा ओसीडी क्लिक हो गया उधर। तो मुझे ये कराने में भी बहुत चैलेंजिंग आया। अभी कोई मांगा नहीं है मेरे से, ना कोई कस्टमर को इतना रैंडम फर्क भी पड़े, बट मेरे दिमाग में वो था, जब से मैंने वो देखा था मुझे था कि मेरे एक प्रोजेक्ट में मुझे ऐसा ही करना है। Perfect. अब नाउ दिस हैज बिकम अ स्टैंडर्ड। तो आपके सारे आगे भी प्रोजेक्ट्स में यही रहने वाला है। आपने तो आफ्टर ऑल अभी ये अचीव कर लिया, नाउ यू नो द ट्रिक। आई नो, बट कोई नई चीज करने में ना थोड़ा चैलेंजिंग स्टडीज एंड रिसर्च में ही थोड़ा सा यस, एंड टाइम। एग्जीक्यूशन के टाइम पे मेजरली। बट गुड यू थॉट अबाउट इट। आपने सोचा, वही बड़ी बात है, बिकॉज वो लिटरली समझ में आता है लॉबी में, दिस इज समथिंग डिफरेंट देन अदर्स। अभी सर ये एक हम लोग ने शो फ्लैट जैसे बनाया हुआ है, जस्ट टू गिव कस्टमर्स द आइडिया ऑफ द स्पेस, ओके, कि क्या क्या चीज़ें आपके फ्लैट में कैसे सेट हो सकता है, इजीली बैठ सकता है विदाउट एनी मच ऑफ अ कोई जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है, इन शॉर्ट। क्योंकि कोई लोगों को क्या होता है, देखिए बेसिकली क्या है उसमें कि 1 BHK में थोड़ा ये होता है कि अरे मेरा डाइनिंग टेबल आएगा कि नहीं, काउच आएगा कि नहीं। तो हम लोग ने उस हिसाब से एक बना के रखा हुआ। मैंने अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में नहीं किया था, बट इस टाइम मैंने सोचा कि चलिए एक करके देख लेते हैं। नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, नॉट फॉर सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, दैट इज व्हाई दिस फ्लैट इज नॉट फॉर सेल। ओके, दिस इज ओनली सिर्फ लोगों को समझ में आए चीजें कैसे प्लेस हो सकती है। अभी जैसे इसमें हम ये किचन का मैं साइजेस बताता हूँ, बट साइज से इतना इम्पैक्ट नहीं होता है कि भाई उसका यूटिलाइजेशन कैसे है।
तो इसमें ये किचन का एरिया है, यहाँ पूरा ये स्टोरेज का यूनिट इजीली बैठ जाता है। इट इज नॉट, ये मॉड्यूलर नहीं है, ये प्रॉपरली कारपेंटर से प्रॉपर एक मैंने लैमिनेट्स वुड सिलेक्ट करके बनाया है, एंड दिस इज मच मोर स्टडी देन मॉड्यूलर एंड कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो। उसका मैंने प्रॉपर कॉस्ट लगा के रखा है। तो एक मेरे कस्टमर जो हैं, उन्होंने 3rd फ्लोर पे एग्जैक्टली ये फ्लैट लिया है, उन्होंने वही इंटीरियर डिजाइनर है, एग्जैक्टली इसको कॉपी पेस्ट करवाया है। थोड़ा बहुत उन्होंने हॉल में अपने हिसाब से जो उनके रिक्वायरमेंट्स हैं वो करवाए हैं, बट किचन, बेडरूम एंड मतलब द एंटायर फ्लैट इज 90% द सेम, बिकॉज ही गॉट द आइडिया बाय सीइंग दिस, एंड व्हेन ही केम इन दिस फ्लैट ही वांटेड दिस सीरीज ओनली। काफी आसान हो गया आपके स्टडीज से, लोगों के लिए काफी हेल्प हुआ। यस, ठीक है। बेडरूम है इस तरह? बेडरूम ये है इसका, अगेन ओके, इसमें एक बैल्कनी भी है। अगर आप देखेंगे तो हर एक रूम में, मतलब किचन, अपना हॉल में, सब में, एंड बेडरूम में भी बैल्कनी ये दी हुई है। एंड दिस इज लाइक अ बैल्कनी जो मैंने बनाई है, ये मैं नहीं भी बना सकता था बिकॉज FSI के अंदर आती है, खरीदी हुई है, बट बैल्कनी यूजुअली आजकल लोग देते नहीं है। तो मुझे चाहिए था कि एक सिट आउट का किसको चाहिए तो ऑप्शन तो रख सके। अभी किसको नहीं चाहिए वो अलग बात है, बट देन सिट आउट नहीं भी है, यूटिलिटीज के लिए बैल्कनी बहुत काम आ जाती है डेफिनेटली। अभी जैसे मैंने किचन के इसमें बैल्कनी में एक एक्स्ट्रा वाटर टैंक का, एक वॉशिंग मशीन का, वाटर प्यूरिफायर का पूरा प्रोविजन दे के रखा है। अगेन वो प्लग एंड प्ले जैसे हो जाए। अच्छा, किसको कोई प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है। ये इधर मैंने ये अपना वाटर टैंक के लिए, एक एक्स्ट्रा वाटर टैंक के लिए, ये पूरा अपना वॉशिंग मशीन के लिए, ये बस प्लग एंड प्ले करना है। इलेक्ट्रिक पॉइंट भी है उसके लिए। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एडिशनल स्टोरेज वगैरह कुछ बनाना है तो उसके पाइप्स वाइप्स आपको अलग घुमाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी प्रोविजन दिया हुआ है। एंड दिस हैज अ कंसील्ड एरिया फॉर द, सॉरी माय मिस्टेक, ये है, ये अपना जो चिमनी रहता है उसके लिए ये दिया हुआ है। ओके, इसका पूरा पाइपिंग यहाँ से अगर आप देखते गए तो यहाँ इलेक्ट्रिक पॉइंट भी दिया हुआ है। ओके, ठीक है। तो ये इस तरह से एक पूरा सैंपल बना के रखा हुआ है। ओके, कि ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो। ये लिविंग रूम है या फिर आपका किचन है या फिर बेडरूम है, सबके बाहर जो है ना यहाँ पर बड़ी बालकनीज इन्होंने प्रोवाइड की है। तो ये छज्जा में काउंट नहीं होता है। हाँ, छज्जे में नहीं होता है काउंट। तो बेसिकली छज्जा क्या होता है कि वो छोटा होता है और वो यूज नहीं कर पाते, पर बालकनी क्या है, आप यूज कर सकते हैं। एंड ये प्लान में एज अ बालकनी करके ही पास हुआ है। तो थॉट प्रोसेस यही है कि इवनिंग के टाइम पे दो लोग अपना चेयर और एक टीपॉय लगा के चाय कॉफी का मजा ले सकते हैं। हाल फिलहाल रॉ फ्लैट देखते हैं क्या सर कोई? यस, एक रॉ फ्लैट दिखाता हूँ। देखिए आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ कि ये जो वीडियो था ना टिपिकली सेल्स के लिए नहीं था, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहे। पर इन्वेंट्री है सर कुछ अभी भी? हाँ है, अभी इन्वेंट्रीज है, प्राइसिंग वगैरह आगे मैं पूछ के शेयर करता हूँ आपसे। लेकिन आपको अगर सेल्स के तरीके से वीडियोस देखनी है, अगर प्रोजेक्ट समझना है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वो वीडियो आप देख सकते हैं। वैसे नंबर फिर भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, साइट विजिट करनी तो उस नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल करके जा सकते हैं। इनके टीम का मैं नंबर प्रोवाइड करूँ। कुछ है सर डिस्कशन चले ऊपर? अच्छा, डन। सो राइट नाउ वी आर एट 6th फ्लोर। तो एक रॉ फ्लैट देखना था, इसके लिए यही देखना है सर अपने को। कौन सा वाला फ्लैट देखते हैं? वही जो मैंने आपको दिखाया नीचे। ओके, जो फर्निश फ्लैट। लाइट है इसमें? लाइट है। मैं एक्चुअली लाइट सर मेरे हर प्रोजेक्ट में स्टैंडर्ड ही रहती है। मतलब ये लाइट इंस्टॉल करके देते हो? लाइट इंस्टॉल करके हम लोग देते हैं। अच्छा, ये पीओपी किया हुआ है ना? नहीं सर, ये एक्चुअली इस टाइम मैंने एक अलग आइडिया आप मेरे और मेरी टीम ने लगाया था कि स्लैब के अंदर ही हम लोग वो जंक्शन बॉक्स लगा दिए थे जब स्लैब कास्ट हो रहा था। यूजुअली फैंस एंड ऑल के लिए डालते हैं, तो इस टाइम मैंने लाइट्स के लिए भी डाल दिया था। ओके। एंड ये जो मेरा लॉजिक ये था कि फॉल सीलिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़े किसको, बिकॉज फॉल सीलिंग आदमी क्या लाइट्स के लिए करता है, उसको कंसील करना है लाइट्स को। अभी मैंने सब जंक्शन बॉक्स दे दिया तो ये सीधा लाइट स्लैब में लग जा रही है। और तो एक हाइट उतनी मेंटेन रहती है। मैंने जो किया हुआ है वो वायरिंग एंड ऑल को यहाँ से वहाँ खींचने के लिए करते हैं। अभी किसको यहाँ फॉल सीलिंग करना भी है टू हाइड द वायर्स, हाँ, और फाइल अगर समझो किसको करना भी है तो बस यही लाइट लगा दे, वायरिंग
पूरी हुई है वो आराम से ये करके, और वो यही लाइट को फिर से यूज कर सकता है बिकॉज ये सीओबी लाइट्स है। तो आप ये लाइट्स इंस्टॉल करके दे रहे हो? यस, सब फ्लैट्स में लाइट्स मेरे फर्स्ट से लेके अभी तक सब प्रोजेक्ट्स में स्टैंडर्ड रहती है स्टैंडर्ड रहता इन फ्लैट्स। ओके ओके। फ्लैट्स में, बाथरूम में, हर जगह। तो अभी यहाँ पे माहौल रोड्स का काम शुरू हुआ है ना ये ऑलरेडी? हाँ, ये रोड का भी 3 महीने से चालू है काम। ओके। तो बाय मॉनसून, लाइक आई सेड बिफोर, कि सिडको ने बोला है कि ये काम कंप्लीट पूरा। कर देंगे। तो आपको रोड की वजह से चैलेंजेस बहुत आए होंगे, मतलब पहले इतना हाँ, बड़ा रोड है वो नहीं समझ था में नहीं वो आ रहा था। चैलेंजेस सर, वो चैलेंजेस तो थे ही, बट अभी काम, एक बार बिल्डिंग बन जाएगी तो मैंने सोचा एक बार जब बिल्डिंग बन जाएगी लोग तब सिडको उसको सीरियसली लेगी, और वैसे ही हुआ। जैसे मेरा ओसी आया, मैंने लेटर डाला, थोड़ा पुश किया तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया, एंड दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव, ओके। एंड दे हैव सेड कि वो कंप्लीट कर देंगे। एंड दिस इज अ 20 मीटर रोड। अभी समझ में आ नहीं रहा है, ये डबल लेन रोड है। तो वो जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं उसका जो बाउंड्री वॉल है और हमारे बिल्डिंग का जो गेट है वहां तक पूरा रोड आएगा। ओके। तो जैसे आपने मुझे पहले क्वेश्चन पूछा था रिमोट एरिया का, जब ये रोड बन जाएगा तो ये रिमोट एरिया नहीं रहेगी। नहीं रहेगा, एक्चुअली ऐसा ही है, मैं पहले भी बहुत बार आ चुका हूँ ना, तो ये रोड्स ऐसे लगते थे ना कि हाँ। छोटा रोड है, छोटे रोड के ऊपर प्रोजेक्ट। अभी ये तो समझ में आ रहा है बिकॉज ये सब समझ में एंड कंस्ट्रक्शन क्या है सर, शुरू है। 20 मीटर का रोड होने के बावजूद देखिए हर एक प्रोजेक्ट में शॉप्स हैं। मेरा एक अकेला का ही प्रोजेक्ट है ये पूरे लाइन में, इसमें शॉप्स नहीं लिए मैंने, क्योंकि कमर्शियल्स नहीं हाँ बनाए। मुझे नहीं, क्योंकि रेसिडेंशियल को मैं प्योर रेसिडेंशियल रखता हूँ। एक स्टेटस मेंटेन होता है ना यस, प्रोजेक्ट का। एंड देन वो कस्टमर्स के लिए भी पार्किंग एंड ऑल के लिए ज्यादा स्पेस मिल जाता है। तो देखिए एक्चुअल में ऐसा है ना कि लोगों का कंसर्न होता है हमेशा ना कि रॉ फ्लैट कैसा होगा, कैसे कंडीशन में डिलेड होगा। सो दिस इज द एक्चुअल फ्लैट, ऐसे ही कंडीशन में डिलेड होगा। एक आपसे रिक्वेस्ट करके ये दिखाना चाहूँगा मैं कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये टाइल्स वाइल्स सब एज इट इज, मतलब दिस इज द कंडीशन आपको मिलने वाला है। तो इसमें पूरे किचन में टाइल्स लगी हुई है, इवन पीछे की तरफ वॉशरूम्स वगैरह बने हुए हैं। तो एकदम अभी वॉशरूम का एक छोटा चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें मैंने क्या नया ट्राई किया, कि मैंने फ्लश वाल्व लगाया। यूजुअली फ्लश टैंक रहता है। टैंक अब आते हैं। फायदा क्या है फ्लश वाल्व का, कि कंटिन्यूस वाटर आता है, रिपेयर के लिए भी बहुत इजी रहता है वो, एंड जैकवार का ही है ये भी, एंड कंटिन्यूस वाटर आता है, आपको भरने का टाइम नहीं, वेट नहीं करना भरने के लिए। ओके। एंड द गुड थिंग कि स्पेस सेविंग है, यस, स्पेस बच गया। वो टैंक थोड़े अभी शादी हाँ। लगते हैं थोड़े से ना। तो इस तरफ है ये आपका। एंड एग्जैक्टली वही फ्लैट है जो हम लोग नीचे देखा। हाँ, एक्चुअल में जो फ्लैट हमने देखा वही हाँ। फ्लैट हम यहाँ पे देखे। यस इसका साइज क्या था वैसे बेडरूम का ये? सर, ये 10 by 10 का है 10 by अपना, 10 का। प्लस ये 3 फीट की एक बालकनी है। बालकनी, ओके, बढ़िया। देखिए यार, ऐसा है ना कि प्रोजेक्ट आपने इतनी शिद्दत से बनाया ना, वो दिख रहा है रिजल्ट, टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने ये सोचा था कि एक छोटा सा बाइट लूंगा, थोड़ी सी जानकारी लूंगा, इन्फॉर्मेशन लूंगा, एंड विल फिनिश इट अप। पर अब आपका नॉलेज इतना डेप्थ में है ना कि क्वेश्चंस फिर भी बता बाकी होते ही है। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आप पर्सनल इतने इन्वॉल्व होते हैं, जनरली यू नो कि मार्केट में जो बिल्डर्स डेवलपर्स है सबको पता है कि लॉक एंड की का सिस्टम ज़्यादा काम करता है। कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दो और वो बिल्डिंग बना देगा, बिल्डर सिर्फ सेल्स का काम देखेगा। तो आपने आई एम श्योर कि पर्सनली इन्वॉल्व हुए, तो क्या चीज़ें आप देखते हो कंस्ट्रक्शंस में, मतलब मॉनिटर कर रहे हो ना, जैसे आई एम आस्किंग सर रैंडम। देखिए, एक मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि इट्स नॉट नेसेसरी दैट ऑल बिल्डर्स गिव इन लॉक इन की। कुछ पार्ट भी देते हैं, जैसे स्टील्स, सीमेंट वो लोग प्रोवाइड करेंगे, Provide। बाकी का जो एग्रीगेट्स है, ब्रेक्स हुए या ब्लॉक्स हुए, वो कॉन्ट्रैक्टर देगा। तो कोई लॉकिंग के लिए भी करते हैं, बिकॉज वो साइज ऑफ प्रोजेक्ट भी उनके शायद से बड़े होते हैं, तो मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्टी होती है अभी। बट मेरा स्टार्टिंग से ये रहा है कि मुझे क्वालिटी मेंटेन रखना है। ओके। क्वालिटी मैं तभी मेंटेन रख सकता हूँ जो परचेजिंग मेरे हाथ में हो। हर एक प्रोडक्ट जो है, जैसे भी मैंने नीचे आपसे बात किया कि ये आपने सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में पूछा, तो मैं बोला वो मेरे R&D करने के टाइम पे जब प्रोजेक्ट चालू था तभी मैंने वो प्रोडक्ट के बारे में मुझे पता चला। तो तभी एज आई वेंट विद द फ्लो, सॉरी एज आई द कंस्ट्रक्शन जैसे हो रहा था, फ्लो में जा रहा था, तभी मैं R&D करते रह रहा था, और वो मेरे को प्रोडक्ट मिला। सिमिलरली विद द EV चार्जर, देन द वाटर सॉफ्टनर, चाहे जिम के इक्विपमेंट्स भी क्यों ना हो,
अब वो तभी पॉसिबल है कि जब मैं इन्वॉल्व हूँ पूरा टाइम इसमें। सो मेरा जो आप कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन दैट आई चूज टू बी इन्वॉल्व इन ऑल द परचेजिंग because I want to maintain the quality. But maintaining the quality is not कि बस आपने अच्छा मटेरियल खरीद लिया और मेंटेन होगा, उसका Okay. एग्जीक्यूशन बराबर हो रहा है कि नहीं, उसका यूज़ बराबर हो रहा है कि नहीं। जैसे हम लोग आरसीसी स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ आरसीसी स्ट्रक्चर? कि पूरा जो बिल्डिंग का लोड है वो कॉलम्स और बीम्स के ऊपर ही आए। वॉल्स आर नॉट लोड बेयरिंग इन आरसीसी स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर पे मैं क्या ध्यान देता हूँ, तो पहले कमिंग बैक, सॉरी मैं रिपीट परचेजिंग का कर रहा हूँ, कि मैं टाटा का स्टील यूज़ करता हूँ। अभी यूजुअली टाटा का स्टील अगर आप देखें तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स जो गवर्नमेंट के रहते हैं हाई एंड, उधर ही यूज़ होता है बिकॉज इट इज़ लिटिल एक्सपेंसिव, Expensive. बट इट इज़ अ बेंचमार्क फॉर द स्टील इंडस्ट्री सिंस मोर देन अ सेंचुरी नाउ। तो एक मेरा भरोसा है वो कंपनी पे स्टार्टिंग से है, बिकॉज ऑफ द नेम of the company, because of the heritage of the company, that I only use Tata Steel. Then I use Ultratech Cement because that is one of the top companies in Indian market in terms of cement. Then मैं Godrej के blocks use करता हूँ। ये जो अच्छी कंपनीज हैं, जो टॉप ऑफ द लाइन अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में है, उसका इसके लिए यूज़ करता हूँ बिकॉज मुझे गारंटी है कि वहाँ कोई मिलावट उनके मटेरियल में नहीं होगा। नहीं होगा। अब ये तो परचेजिंग का हो गया। देन एग्जीक्यूशन के टाइम पे मेरी टीम है, उनके साथ मेरा इन्वॉल्वमेंट पूरा टाइम रहता है कंस्ट्रक्शन फेज में, बिकॉज एज अ बिल्डर हु इज कॉल्ड अ बिल्डर, लाइक माई फादर हैड टोल्ड मी वंस दैट जब मेरा पहले 2 प्रोजेक्ट्स खत्म हुए थे, ओसी आई थी, तब मेरे फादर ने बोला था कि अब जाके आप बिल्डर बने हो, अभी तक आप बिल्डर नहीं थे। ओके। क्योंकि आपने बिल्डिंग कंप्लीट कर दी, सेल हुआ है कि नहीं, दैट इज नॉट द बिल्डर्स जॉब, दैट इज द सेल्स डिपार्टमेंट्स जॉब। द बिल्डर्स जॉब इज टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग In a right way. in the right manner in his own supervision, and that is the only job satisfaction I get derived from this line of work. Okay. बिल्डिंग बनाना वो सबसे बोलूँ तो सबसे कठिन काम भी है मेरे जैसे आदमी के लिए, स्पेशली आई एम समटाइम्स आई फील कि आई बिकम वेरी फोकस्ड ऑन स्मॉल आइटम्स, स्मॉल माइनर थिंग्स। तो वो कॉन्ट्रैक्टर्स को तो इरिटेट होता है, शायद से मेरे टीम को भी होता है वो चीज़, बट दे अंडरस्टैंड व्हाई आई एम डूइंग दिस, क्यों मैं ये काम कर रहा हूँ, बिकॉज वो विजन हमारा क्या है, घर बनाना, हमारा घर बनाना। तो अभी कोई लोग पूछते हैं हमको कि हम रेड ब्रिक्स क्यों नहीं यूज़ करते, ब्लॉक्स की यूज़ करते हैं। अभी एक नोशन है कि रेड ब्रिक्स क्लाइमेट के हिसाब से थोड़ा ठंडा रखते हैं, बट दैट इन माय ओपिनियन या इन माय नॉलेज, मैंने काफ़ी रिसर्च किया, उसका कोई हार्ड एविडेंस नहीं है मुंबई जैसे सिटी के लिए। क्योंकि मैं जो घर में रह रहा हूँ, पुराना बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, 35 साल पुराना, तो वो ब्रिक्स के इसमें बना हुआ है, तो मुझे ऐसा नहीं कि कम गर्मी लगती है अपने घर में एज कम्पेयर टू जो मैंने आज तक बिल्डिंग्स बनाई है। बट ब्लॉक्स का फ़ायदा ये होता है कि जो आरसीसी है उस पर लोड बहुत कम हो जाता है उसका। सेकेंडली जॉइंट्स कम होते हैं उसमें, तो जब प्लास्टर चढ़ा रहे हैं हम लोग, तो क्रैक्स आने के चांसेस ऑलमोस्ट 60-65% कम हो जाते हैं, बिकॉज उतने जॉइंट्स कम है, एज सिंपल एज दैट। अब फ़ायदा ये हो जाता है कि और सब लोग, मेजर लोग आजकल ब्लॉक्स ही यूज़ करते हैं। फ़ायदा ये होता है ब्लॉक्स यूज़ करने का कि अंदर प्लास्टर करने की यूजुअली ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट इन माय केस मैं प्लास्टर करता ही हूँ, अंदर बाहर। ओके। डबल कोट प्लास्टर रहता है, बिकॉज स्ट्रेंथ हमको मेंटेन रखनी है वॉल की, इंटरनल वॉल्स की स्ट्रेंथ तो मेंटेन रखनी है हम लोग को, तो हम लोग वो चीज़ पे फोकस रखते हैं, and वो अवॉइड नहीं करते, दो इट इज़ नॉट स्ट्रक्चरली नेसेसरी। अगर आप ब्लॉक यूज़ करें तो ये एक अलग नोशन हो जाता है कि आपने ये नहीं किया होगा, इंटरनल प्लास्टर नहीं किया होगा, वो बचाने के लिए ब्लॉक्स यूज़ करने, बट दैट्स नॉट, हमारे केस में तो वो नहीं है। एक चीज़ लेकिन मैं आपको पूछना चाहूँगा, वो आपने स्ट्रक्चर का बात किया, उसमें क्या आप देखते हो? आई मीन स्ट्रक्चर का जैसे मैंने आपको, सर सॉरी आई गॉट लिटिल ऑफ टॉपिक। स्ट्रक्चर का जैसे मैंने बताया कि हम लोग अच्छे मटेरियल तो यूज़ कर ले, तो आरसीसी में क्या आता है, स्टील रहता है और कंक्रीट। कंक्रीट कैसे बनता है, आपका
मेजरली आपके एग्रीगेट्स हो गए, हम्म, जो लूज मटेरियल बोलते हैं, खड़ी 1 नंबर 2 नंबर, देन हमारा सैंड हो गया, सीमेंट का तो मैं आपको बता दिया। जो एग्रीगेट्स होते हैं उसमें मिलावट या वो स्टैंडर्ड ही बनते हैं कोई भी क्वारी के। मेन गेम आ जाता है सीमेंट और सैंड में। अभी हम लोग वॉश सैंड यूज़ करते हैं, तो वॉश सैंड मतलब प्रॉपरली जो प्रोड्यूस होता है क्रश करके उसको वॉश किया जाता है कि जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो आउट हो जाए। अभी Out हो उसका जाए। फ़ायदा ये होता है कि जब इम्प्योरिटीज़ आउट हो गई हैं, तो जब कंक्रीट बाइंड होता है तो उसमें अंदर कुछ पोर्स नहीं बचते, वो पूरा कॉम्पैक्ट रहता है। तो स्टील जो रहता है आपका, कितना भी आप अच्छा स्टील यूज़ कर लीजिए, अगर कंक्रीट ही आपका सही ग्रेड का नहीं है तो स्टील तो वो वाटर सीप इन होगा और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो सड़ जाएगा। देन जो स्लैब गिरते हैं या कॉलम में क्रैक आया, तो इसके लिए पर्सनली मैं रहता हूँ मेरे टीम के साथ। ऑफ कोर्स आई कैन नॉट वर्क विदाउट माय टीम। हम लोग, जो हमारी कोर टीम है, वो ये सब चीज़ें एक एक कॉलम कास्ट जब हो रहा है, जब बीम्स कास्ट हो रहे हैं, तो मेरी टीम वहाँ खड़ी रहती है देखने के लिए कि वो एक एक चीज़ बराबर हो रहा है कि नहीं। हमारे उतने टेस्ट रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, सब कॉलम्स के तो हैं हमारे पास, स्लैब्स के हैं हमारे पास, मोस्टली बीम्स के भी हैं। ऑलमोस्ट देयर आर 400 एंड 450 के ऊपर ही हमारे पास टेस्ट रिपोर्ट्स हैं एक एक सैंपल्स के, मतलब जब कि वो कंक्रीट जैसे बीम M30 ग्रेड का है हमारा कंक्रीट, तो M30 ग्रेड हमको मिल रहा है कि नहीं, अच्छा उसका टेस्ट होता टेस्ट होता है उसका। है। ओके। अभी टेस्ट इज मैंडेटरी बट नॉट, इतने टेस्ट कराने मैंडेटरी नहीं होते, बट ये हमारा सेटिस्फैक्शन के लिए हम लोग कराते हैं कि भाई हम जो काम कर रहे हैं वो बराबर हो रहा है कि नहीं, बिकॉज इन द एंड तो लेबरर्स कर रहे हैं वो काम, हम तो वो कर नहीं रहे। तो उसका रिपोर्ट्स हम बना के रखते हैं फॉर आवर सेटिस्फैक्शन, कि हमने जो सही से काम किया। जो मेरा विजन था या जो थॉट था वो मैंने एग्जीक्यूट कर पाया हूँ कि नहीं कर पाया हूँ। तो ये जो पर्सनल मेरा इन्वॉल्वमेंट है, ये सब चीज़ों में मेजरली हो जाता है। देन फिनिशिंग का, जैसे मैं आपको नीचे के लॉबी का बता दिया या ये टेक्सचर का बता दिया, अगर मैं पर्सनली साइट पे प्रेजेंट नहीं हूँ तो थॉट ही नहीं आएगा मुझे, बिकॉज इफ आई एम लीविंग माई कंस्ट्रक्शन साइट ऑन सम थर्ड पार्टी, he is not going to put so much in R&D, because for him वो एक G+7 की बिल्डिंग है भाई, स्टैंडर्ड मेरे को ये रेट में, मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया, रेट में मुझे बना के देना है। बट जब मैं इन्वॉल्व रहता हूँ तो मैं रेट देखता ही नहीं हूँ, मैं पहले क्वालिटी देख रहा हूँ, रेट में बाद में देखता हूँ। तो इसीलिए मेरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा चले जाता है। कितना भी जा रहा है आपका 1 BHK का प्राइस? वो मेरा 67.5 से लेके 73 तक जाता है मेरा। बट सर नो डाउट प्रोजेक्ट्स आपने एकदम शानदार बनाया। अब मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि G+7 में इतना पर्सनलाइज इन्वॉल्व होके किसी ने प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है। पर आपको ऐसा नहीं लगता है कि इतनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व कर रहे हैं या फिर अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी वजह से प्राइसिंग आपका इन्वेंट्री का प्राइस अप हो रहा है, महंगा हो रहा है, जिस वजह से सेल्स में इफेक्ट आ सकता है? सर जो आप मुझे प्राइस का बात कर रहे थे, वैलिड पॉइंट है आपका कि हमारा प्रोडक्ट थोड़ा एक्सपेंसिव जा रहा है, बट इधर एक चेंज मुझे करना है वर्ड्स का, कि एक्सपेंसिव नहीं है, थोड़ा इसका वैल्यू ज़्यादा है। नाउ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ने जो टाइप के मटेरियल्स यूज़ किए, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, दे कम एट अ कॉस्ट एंड दे एड वैल्यू टू द प्रॉपर्टी। अभी कैसा है, कोई कस्टमर अभी ले रहा है अपना पहला घर, वो पूरा अपना डाल रहा है सेविंग्स, लोन उठा रहा है, मैं तो उसको सेल करके कुछ समय के बाद निकल जाऊंगा, बट उन्होंने जो इन्वेस्ट किया है उसका वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा 5 years down the line, if they are wanting to sell their flat, want to upgrade, or don't want to sell, just want to put it on rent. बिल्डिंग का कंडीशन कैसा है 5 साल के बाद, 8 साल के बाद, 10 साल के बाद, तो ये जो हमने प्रोडक्ट्स या मटेरियल जो यूज़ किए हुए हैं उसका जो वैल्यू है वो तब समझ में आता है, अभी नहीं समझ में आता। अभी तो एक तरीके का सब बिल्डिंग्स दिखेंगी आपको कि अच्छा फ्रेश पेंट हुआ है, किसने टेक्सचर यूज़ किया है, नहीं किया है, बस उतना ही सरफेस का ही दिख सकता है। जो मैं आपको RCC का या स्टील का या सैंड का जो मैं आपको बताया, वो उसका वैल्यू का बेनिफिट अभी नहीं, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल के बाद मिलता है। तो एक्सपेंसिव मेरा फ्लैट ज़्यादा नहीं है, इट हैज़ अ हायर वैल्यू, दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट।
जो मैंने आपको प्राइसिंग बताया। इसका एक और रीज़न ये है कि जो मैंने फ्लैट का एरिया बनाया है इस टाइम, वो बड़े फ्लैट्स हैं बड़े एज फ्लैट कम्पेयर फ्लैट टू माई बड़े से। कंपेटिटर्स। ये जो एरिया है अभी हाल ही कुछ प्रोजेक्ट्स ने चालू किया है, बट वो मोस्टली टावर में है। अभी होंगे जो G+7 आ रहे होंगे, बट कंप्लीशन में जितना मैंने जब स्टार्ट किया था, तो ये एरिया कुछ ज़्यादा मतलब स्टैंडर्ड साइज से थोड़ी बड़ी थी, बिकॉज आई वांटेड टू मेक अ स्पेशियस 1 BHK। मुझे आप ऐसा बताइए ना, क्या क्या चीज़ें आपने की है प्रोजेक्ट में, शॉर्टकट में ये किया, अभी ये किया। शॉर्ट में सर देखिए, जैसे मैं आपको कंक्रीट का बताया कि हम लोग वैसे M25 ग्रेड का हमको यूज़ करना है, हम M30 का यूज़ करते हैं। हम टाटा का स्टील यूज़ करते हैं, अल्ट्राटेक का सीमेंट। उसके ऊपर जब हम लोग वाटर प्रूफिंग का जब कोटिंग चालू होती है प्लास्टर में, तो हम लोग डॉक्टर फिक्सेट का केमिकल यूज़ करते हैं। उसमें हम लोग एक पॉलिएस्टर टाइप का एक फाइबर आता है, वो हम लोग उसमें डालते हैं, बिकॉज वो जब प्लास्टर सूखता है तो वो और बाइंड कर देता है प्लास्टर को, उतना हार्ड कर देता है, जो पोर्स हैं वो उतने जितने भी पोर्स हैं वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। इन शॉर्ट, वेदर प्रोटेक्शन, लॉन्जिटिविटी, अगर प्लास्टर की मेंटेन्ड है तो स्ट्रक्चर की तो डेफिनेटली मेंटेन रहेगी। उसके ऊपर हम लोग टेक्सचर का पेंट यूज़ कर रहे हैं, मींस टेक्सचर कोटिंग एंड देन द पेंट। तो उतने लेवल्स के कोट्स वेदर और हीट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, एंड बेसिकली बिल्डिंग की लाइफ जितनी बढ़ सके उसके लिए हम लोग ये सब ट्राई करते हैं करने के लिए, और सक्सेसफुल भी हम लोग ट्राई नहीं, वी आर सक्सेसफुल। हेंस लाइक आई प्रीवियसली मेंशन्ड कि मेरे एक भी बिल्डिंग में आज तक लीकेज का इशू नहीं आया है। ट्रू। मुझे आप एक बात बताइए, लेकिन जैसे मैंने पहले जब प्रोजेक्ट शूट किया था, तो एक चीज़ मैंने लोगों के साथ शेयर की थी कि अपने यहाँ पे पेस्ट जो टर्माइट का ट्रीटमेंट होता है वो भी करवाया था। Yes. कैसे थॉट आया आपको कि ये करना चाहिए, कितना ज़रूरी है ये? अभी जैसे थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग दैट। टर्माइट का सब लोग कराते हैं, दैट्स अ नॉर्म कि फाउंडेशन के टाइम पे कराना अच्छा रहता है, बट ये इस टाइम मैंने थोड़ा एडवांस लेवल का कराया है। मींस Okay. जो सबसे अच्छा टर्माइट ट्रीटमेंट है अवेलेबल एज ऑफ नाउ एक नई बिल्डिंग बनाने के लिए, वो मैंने करवाया है। इन शॉर्ट, हर एक फ्लोर पे जितने भी दीवारें हैं, स्टेयरकेस, मतलब Wall. प्रोजेक्ट की जितनी भी दीवारें हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, हर 6 इंच में हम लोग ने इंजेक्शन लगाया है। Okay. ओके, बिफोर जब डोर्स बनते हैं, तो जब लकड़ा लगा रहता है, डोर्स बस हैंग हुए रहते हैं, तो उसके मतलब फिनिशिंग के पहले डोर्स और डोर फ्रेम के हम लोग एक कोटिंग करते हैं इसकी टर्माइट्स के लिए। जितने भी मतलब वुडन वर्क जितना भी है प्रोजेक्ट में, उसको पूरा कोट किया हुआ है एंटी टर्माइट के लिए। तो उससे टर्माइट्स के आने के पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट निल हो जाता है। बस एक छोटा सा AMC सोसाइटी को लेना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और कि हर 2-3 साल में उसको बस टॉप अप कराना है, नॉट द इंजेक्शंस, जस्ट स्प्रे वो मारेंगे। अब इसका रीजन ये है कि मैं खुद सफर कर चुका हूँ टर्माइट से अपने घर में फॉर मोर देन 7-8 ईयर्स। इतना मेरा नुकसान हुआ, इतना मुझे अच्छा इंटीरियर, अच्छा पूरा स्ट्रक्चर मेरे बिल्डिंग का खराब होते हुए अपने आंखों के सामने देखा है, तो वो चीज़ को मैंने कुछ ज़्यादा ही पर्सनली ले लिया है। इससे रिलेटेड। तो ये मैं नहीं चाहूँगा कि कभी भी किसके साथ हो। ओके। वो इतना टायरिंग हो जाता है, इतना परेशान नहीं हो जाती है कि आप कहीं से भी टर्माइट्स घुस के आ जाते हैं, बट जब इतना इंटेंसिव जो टाइप का हमने ट्रीटमेंट कराया है, फ्रॉम द प्लिंथ, फ्रॉम द इनफैक्ट द फाउंडेशन राइट अप टू ऑल द स्लैब्स टिल द टेरेस, तो वर्चुअली देयर इज टर्माइट्स इन्फेस्टेशन का चांसेस is absolutely zero. Okay, fine. And this is very important. Customers, potential flat buyers should always look at these things. Not in my project, in any project they are going. कि भाई आपने आपका स्ट्रक्चर जो है बिल्डिंग का, आप जो लेना चाह रहे हो, चाहे एमिनिटीज कम भी हो, वो तो बाद में बनेंगी या मेंटेन कोई करता है नहीं करता है,
बट जो आपका स्ट्रक्चर है, जो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, वही 10 साल 20 साल बाद आपका जो आपने जो असेट खरीदा अपना पूरी लाइफ सेविंग्स डाल के, उसका अप्रिसिएशन उसके ऊपर रहेगा। ट्रू। पर सर इतना डेडिकेशन है, इतना पर्सनलाइज अटेंशन है कंस्ट्रक्शन में, प्रोजेक्ट में, पर 11 साल का एक्सपीरियंस है। पर यस सर, मतलब 2015 आपसे थोड़ी सी से। लिबर्टी चाहूंगा मैं ये क्वेश्चन प्लीज पूछने के प्लीज। लिए और कि आपको नहीं लगता है 11 साल में, आई एम सॉरी बट नहीं नहीं, मैं प्लीज पूछना प्लीज चाहूंगा कि प्लीज। 11 साल में सिर्फ आपने 4 प्रोजेक्ट बनाए, नंबर कम नहीं लग रहे आपको ये? सर कम नंबर है, डेफिनेटली है, बट देयर इज ऑलवेज इट, जो ये होता है ना, बहुत रिलेटिव होता है। मैं अगर 8 प्रोजेक्ट्स भी अभी तक बना लिया होता, तभी भी मैं किसी से कम ही रहता। हम्म, बट मेरा पॉइंट ये है सर, मैं 4 ही प्रोजेक्ट इसीलिए अभी तक बनाने का मेरा डिसीजन रहा है कि मैं, पहली बात तो मैं अपने पैसे से बनाता हूँ ओके। पूरा प्रोजेक्ट, लैंड एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, ओसी तक मैं अपना खुद का इन्वेस्टमेंट यूज कोई करता हूँ। मैं फंडिंग बाहर नहीं, से कोई ना रोलिंग फंडिंग नहीं, यूज नथिंग। करता हूँ, ना मैं बुकिंग के ऊपर डिपेंडेंट रहता हूँ। मैं बुकिंग खोलता ही नहीं हूँ। हाँ, अभी लास्ट एक आध 2 प्रोजेक्ट्स में किसने रेफरेंस के थ्रू आके लिया हुआ है, प्रीवियस प्रोजेक्ट के प्रीवियस रेफरेंस। प्रोजेक्ट या पहचान के थ्रू, जिन्होंने मेरा काम का क्वालिटी प्रीवियस देखा हुआ है, वो ठीक है। जो खुद से आ रहा है, मार्केटिंग हम लोग करते ही नहीं है। हम्म, हम लोग एक्टिव मार्केटिंग या सेलिंग, ओसी आ जाएगा उसके बाद करते हैं। बिकॉज स्टार्टिंग से मेरा एक कंसेप्ट रहा है कि मुझे प्रॉमिसेस सेल नहीं करना है, मुझे प्रोडक्ट सेल करना है। ओके। कि ये साल इतने टाइम के बाद ऐसा आपका प्रोजेक्ट बनेगा, ये ब्रोशर वोशर हम लोग बना लेते हैं ज़रूर, बट उसके ऊपर निर्भर नहीं रहता, हम लोग Dependency नहीं। डिपेंडेंसी नहीं रहती है। बिकॉज मुझे कस्टमर्स को चाहिए कि वो पूरा कॉन्फिडेंस रखें। और कॉन्फिडेंस तभी कोई आदमी को मैं बोल सकता हूँ रखने के लिए, जब उसके सामने चीज़ है देखने के लिए। प्रोडक्ट, देखिए एक प्रोडक्ट है मैं जो सेल कर रहा हूँ, तो पहले मैन्युफैक्चर तो हो, और मैन्युफैक्चर करने के लिए मेरे पास उतना फंडिंग होना चाहिए, और मुझे बाहर के फंडिंग अभी तक मैंने लेने का मुझे ज़रूरत नहीं पड़ा है। तो प्लस सर एक और उसमें रीज़न है, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, कि जो मैं जो पर्सनलाइज, जो हम लोग इतना बात करें कि मैं पर्सनल ध्यान देता हूँ, वो मैं अगर एक टाइम पे 1 या 2 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तभी मैं उस पर ध्यान दे पाऊंगा। देखो मेरे लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि मैं 4 प्रोजेक्ट्स एक टाइम देख पाऊँ इतने डेप्थ तक। देन मुझे उसको डेलीगेट करना पड़ेगा। देन क्वालिटी कंट्रोल एक हद तक मैं रख सकता हूँ, बट 100% गारंटी नहीं दे पाऊंगा मैं उसकी, बिकॉज मैं खुद उधर नहीं हूँ प्रेजेंट हर एक स्टेज पे। प्रोजेक्ट या एक प्रोजेक्ट, एक लैंड लो, उसका परमिशंस लो, टाइम पे प्रोजेक्ट कंप्लीट करें, मतलब 18 महीने में प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए मैक्सिमम। ओके। चाहे एक फ्लैट बिका हो, चाहे 0 बिका हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। रेरा का मेरा 2 साल का टाइम लिमिट होता है, पर 18 मंथ्स में मुझे कंप्लीट करना है। वो किसी के लिए नहीं है, वो खुद का है। बिकॉज प्रैक्टिकली साइंटिफिकली वो पॉसिबल है 18 महीने में बिल्डिंग बनाना अच्छी तरह से। मीन्स कोई उसमें सैक्रिफाइस बिना किए हुए आप बना सकते हो। बिकॉज टर्न अराउंड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब मेरा खुद का फंडिंग है, तो आई कैन मेक श्योर कि वो होगा। काम मेरे हिसाब से होना चाहिए। मेरे हिसाब से नहीं सर, टाइम पे होना चाहिए। होना चाहिए। ट्रू ट्रू। तो मुझे एक लास्ट आपको पूछना चाहूँगा कि सब कुछ सारे जैसे ब्रांड को बिहेव करना चाहिए, ब्रांड को जिस तरीके से काम करना चाहिए, जैसे ब्रांड्स के एथिक्स होने चाहिए, सब कुछ स्ट्रीमलाइन पे, सब कुछ स्मूथ है, बिकॉज हम लोग रिजल्ट्स देख रहे हैं वैसे, ठीक है। पर कंपनी का खुद का बेंचमार्क है, आपका बेंचमार्क क्या है कि किसके टुवर्ड्स जाना है, या ऐसा कुछ है कि दिस इज माय बेंचमार्क, ये अचीव करना, ऐसा कुछ है? सर मेरे लिए हर एक प्रोजेक्ट एक बेंचमार्क होता है, मैं उस पर ही फोकस करता हूँ। नहीं, क्योंकि मैं जब उस पर फोकस कर रहा हूँ, तो मैं अपने साथ कॉम्पीट करता हूँ कि मैं लास्ट प्रोजेक्ट में मैंने जो किया था, अब ये प्रोजेक्ट में मैं क्या बेटर कर सकता हूँ। ओके। जैसे ये सिक्योरिटी सिस्टम हुआ, या जैसे पावर बैकअप सिस्टम मैंने पहले दिए हुए हैं, बट इस टाइम मैंने फायर फाइटिंग वाली जो मशीन है, जो उसको भी एक अलग से मैंने पावर बैकअप दिया हुआ है कि कभी ऐसा कोई हादसा होगा नहीं, कभी हुआ तो पहले पावर कट करना पड़ता है, तो पूरा पावर हर जगह कट हो जाएगा, बट वो पूरा पावर रीराउट हो जाएगा फायर फाइटिंग सिस्टम पे, तो कोई इशू नहीं आया उधर। देन मैं फायर लिफ्ट एक मैंडेट है यूज करना,
बट वो मैं शिंडलर की इसीलिए यूज़ किया हूँ बिकॉज मुझे श्योरिटी है कि वो ट्राइड एंड टेस्टेड कंपनी है, ऐसा कभी कोई हादसा हुआ तो ज़रूर वो पर्टिकुलर फ्लोर पे मतलब अपना काम वो फायर लिफ्ट का कर लेगी। बराबर। इन शॉर्ट मेरे लिए हर एक प्रोजेक्ट उतना ही इम्पोर्टेंट है एंड बेंचमार्क यही है कि वो प्रोजेक्ट उससे बेटर बने लास्ट प्रोजेक्ट से और कुछ उसमें नया हो, कुछ तो चैलेंजिंग हो बिकॉज लाइक आई सेड कि बिल्डिंग बनाना अच्छा बनाना इज द ओनली जॉब सेटिस्फैक्शन आई हैव। ओके, तो इतने में तो ये चीज़ समझ में आ रही है, यू आर वेरी पैशनेट अबाउट द कंस्ट्रक्शन, ठीक, बिल्ड क्वालिटी। आपका मतलब पहले से ही थॉट था ऐसा कुछ कि बिल्डर ही बनना है, कंस्ट्रक्शन ही करना है? था सर मेरा एक्चुअली फ्रॉम बैकग्राउंड रहा है कुछ बिल्डर फ्रॉम कंस्ट्रक्शन? बताता हूँ मैं आपको। एक्चुअली मैं 10 तक जब मैं था तो मुझे लगा था कि मैं एडवोकेट ही बनूंगा बिकॉज माय फैमिली, माय फादर, माय मॉम हैव बीन एडवोकेट स्पेशली स्पेशलाइजिंग इन रियल एस्टेट फील्ड सिंस ऑलमोस्ट 40 years। ओके। बट बचपन से मैं उनके केसेस सुनते हुए आ रहा हूँ ये तो मैंने देखा कि कस्टमर्स किधर फंसते हैं और बिल्डर्स किधर फंसते हैं। तो ओके। जब मैं 11th में गया तब मैंने सोचा कि नहीं मैं शायद से ये लाइन में मुझे जाने का इंटरेस्ट है। वो जब मैं कॉलेज एंड ऑल में गया तो वो जो शायद था वो पूरा Confirm। कंफर्म हो गया कि यही करना है। तो पहले 2 years मैंने यही देखा कि कैसे बिल्डिंग बनाने में क्या क्या जाता है एज अ बिल्डर, व्हाट इज द एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिल्डर। ओके। तो पेपर वर्क बराबर होना चाहिए, तो इसीलिए जितने परमिशंस हैं लैंड क्लियरिंग से लेके परमिशन से वो मैं खुद पर्सनली करता हूँ। मुझे एक एक चीज अपने लैंड की पता है कि कभी आगे जाके अगर इशू खड़ा होता है तो मैं उसको टैकल कैसे करूँ। अगर मुझे पता ही नहीं है वो चीज़ तो मैं टैकल नहीं कर पाऊंगा एंड देन कस्टमर को मैं कैसे कन्विंस करूं या कैसे उसको भरोसा दूं कि मैं हूं आपके साथ। ट्रू। इसमें देखो, चलो कंस्ट्रक्शन के लिए तो कोई मतलब डाउट ही नहीं है, लीगल एडवाइस या फिर लीगल एक्सपीरियंस जो होना चाहिए वो तो आपका मतलब। और एक और रीज़न ये था सर कि सॉरी मैं एक मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो मैंने तकलीफ़ें देखी बिल्डर्स जो फेस करते हैं और जो कस्टमर्स फेस करते हैं, मैंने उसी हिसाब से अपना प्रिंसिपल सेट किए अपने कंपनी के कि हम वो नहीं करेंगे या हम वो वर्किंग उस हिसाब से रिस्क कम लेंगे हम। इसीलिए 4 प्रोजेक्ट्स की बात वही आती है कि भाई करना है तो बराबर करना है या फिर नहीं करो। ओके। तो लैंड अभी जैसे यहाँ के लैंड इतने एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं कि वो फिजिबिलिटी नहीं है। मैं अभी जो आज मैं अगर आज मैं लैंड इधर खरीदने जाऊं तो यही जो मेरा प्राइसिंग 67 से पैकेज चालू हो रहा है, दैट अगर मुझे एक नॉर्मल प्रॉफिट भी कमाना है कि भाई एफडी जितना प्रॉफिट मैं कमा लूं प्रोजेक्ट में से, तभी भी मुझे उसको 75 लाख में बेचना पड़ेगा सेम G+7 में। ओके, ट्रू। तो इवैल्यूएटिंग अ न्यू प्रपोजल फॉर अ लैंड आल्सो टेक्स अ टाइम बिकॉज वो अच्छा प्रोजेक्ट बनाना है, बस ऐसे ही रोलिंग करने के लिए मुझे नहीं काम करना है। ओके, सही। आपका कंस्ट्रक्शन का तो नो डाउट, जैसे एज आई सेड ऑलरेडी कि वो तो बेस्ट है, उसमें कोई तो दोहरा ही नहीं है, पर जो भी हम रिजल्ट देख रहे हैं उससे पता चलता है मेहनत बहुत लगी है इसमें। लीगल एडवाइस और एक्सपीरियंस आपका अच्छा है बिकॉज फैमिली पूरी उसी में रियल एस्टेट लीगल इसमें ही है। ये एक्सपीरियंस को लेते हुए मैं एक सिर्फ आपसे फ्रीडम चाहूँगा कि कस्टमर्स को वाइल मतलब एट द टाइम ऑफ बाइंग द प्रॉपर्टी क्या चीज़ें देखनी चाहिए, तो अगर वो चीज़ें आपने शेयर कर दी तो फिर आज के वीडियो का एंड एकदम सक्सेसफुल। मेरा सर यही रहेगा, 3 एस्पेक्ट्स में मैं बात करूंगा। एक कि आप अपना जो कोई भी बिल्डर या कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी जो आपको पसंद आ रही है, आप जा रहे हैं तो आप पहले ट्रांसपेरेंसी मांगिए। लाइक व्हाट? लाइक आई एम कमिंग टू इट सर दैट 3 एस्पेक्ट्स, एक तो जो पेपर वर्क है, परमिशंस हैं, वो सिंपल समझ लीजिए पहले ही। ठीक है। नहीं समझ में अगर आपको आ रहा है तो आप एक अपने कोई जो आपके आपको गाइड कर सकते हैं लीगली, उनसे कंफर्म करा लीजिए। तो उसके लिए पेपर्स आपको मांगेंगे, आपको ज़रूरत पड़ेंगे, तो आप अपना टोकन अमाउंट दे के ऑन, क्योंकि ऐसे कोई पेपर्स देगा नहीं आपको, नहीं देंगे। टोकन आप पे करके कि भाई मैं अपना पूरा लीगल चेक करा देता हूँ। सेकेंडली वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो लीगल हो गया बिकॉज लीगल में बहुत फंसते हैं, छोटे छोटे उसमें पॉइंट्स रहते हैं, लोग एग्रीमेंट ठीक से पढ़ते नहीं है। वो एक एक एग्रीमेंट ऑफ सेल का एक एक पॉइंट आप पढ़ो, सेटिस्फाई हो जो बिल्डर्स का, सेल्स का या जो लीगल डिपार्टमेंट, उनके साथ बैठ के आप पूरा समझो एग्रीमेंट।
एग्रीमेंट का हर एक क्लॉज आपको बाइंड कर रहा है। कल कुछ भी इशू हुआ तो आपने तो साइन किया ना, आप बाद में नहीं बोल सकते कि अरे मैं तो लेमैन हूँ, मैंने को समझा समझ नहीं। नहीं पाया। लॉ या कोई भी जज वो चीज़ के ऊपर आपको फ्रीडम नहीं देगा या आपको राहत नहीं देगा कि आपने समझा नहीं एग्रीमेंट। वो मतलब क्लॉज है ही नहीं, समझ नहीं नहीं, व्हेन यू आपने साइन इट दैट वो मींस यू है कंफर्म इट। कंफर्म है। सेकेंडली जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मैंने बोला कि आप एम्यूनिटीज, सब लोग एम्यूनिटीज देखते हैं, बड़े सोसाइटी देखते हैं कि वो बाहर का पैकेजिंग कितना अच्छा है, दैट्स इम्पोर्टेंट। ओके। For me also it is important. That is Yes, why I'm true. packaging my product also beautifully. But जो स्ट्रक्चर वाली बात मैंने करी, वो आप तो ट्रांसपेरेंसी ये है कि भाई जो आदमी ने बोला है कि यूज किया है तो उसका आप कंफर्म कर लो। जैसे लीगल पेपर वर्क आप कंफर्म करो तो ये भी कंफर्म करो, एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन कंपनी और द बिल्डर और द डेवलपर टू प्रोवाइड एवरीथिंग जो चीजें मैं बता एज रहा पर हूँ रेरा। उसके एविडेंस। क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट लगता है तो क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट जो इशू हुआ है वो किस आधार पे इशू हुआ है उसका वेरिफिकेशन करिए। एंड थर्ड थिंग कि आप जब कोई प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो वो आप अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से लीजिए कि आपको क्या चाहिए। ये नहीं कि आप जो बोलते हैं ना फोमो, उसमें ले रहे हैं कि नहीं आपको बड़े सोसाइटी में ही चाहिए क्योंकि और लोग बड़े सोसाइटी में ले रहे हैं, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं क्वालिटी के ऊपर, या आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं लोकेशन के ऊपर, या साइज ऑफ द फ्लैट के ऊपर, मेजरली वही कॉम्प्रोमाइज़ होता है। मेंटेनेंस जो है, जितना फीचर ज़्यादा हुए बिल्डिंग में, जितने एमिनिटीज ज़्यादा हुए उतना मेंटेनेंस भी बढ़ता है। प्लस वो मेंटेन होगी क्या, सोसाइटी वो चीज़ मेंटेन करेगी कि आज तो बिल्डर ने तो दे दिया, ही इज डन हिज ड्यूटी, बट वो मेंटेन होने जैसी चीज़ भी है और आपको ज़रूरत है क्या वो चीज़ की। तो इसीलिए मैं जो ट्राई करता हूँ कि मैं यूजेबल चीज़ दूँ। मैं अपने बारे में बोस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये मैं एक थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ कि मैं अगर G+7 कर रहा हूँ तो मैं क्या उसमें ऐसी चीज़ दूँ जो एक्चुअल में आदमी यूज़ करे हर रोज़। कि वो एक जैसे एक स्मार्टफोन की आदत हो जाती है कि इट इज़, क्यों स्मार्टफोन की लोगों को आदत हो गई या बेंचमार्क स्मार्टफोन से क्यों हो गए, बिकॉज दे आर इंक्रीजिंग योर प्रोडक्टिविटी। तो अगर प्रोजेक्ट में वो ऐसे स्मार्ट फीचर्स हैं जो आपके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, मतलब आपके चीज़ों को, जैसे सिक्योरिटी वाली चीज़ मैंने बता दी, आपको वो सिस्टम समझ में आ गया, आप अभी बेफिक्र हैं। तो उस पर आपका थॉट नहीं लग रहा है कि अरे मेरे बच्चे घर पे हैं, आप सीसीटीवी से हर एक चीज़ से मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे वाटर सॉफ्टनर का है, कितना दिक्कत आता है लोगों को, कभी कुछ लाइन फट गया पानी का या कुछ कहीं बड़ा इशू आ गया ओवरऑल रीजनल वाटर सप्लाई में, तो उधर इनकन्वीनियंस होता है। इनकन्वीनियंस आपको ज़्यादा होने लग गया तो आपका प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। जो आप काम पे ध्यान दे सकते हैं, आप ये सब छोटी छोटी चीज़ों में आपको लगे हुए हो आप। तो ये हो गया। देन जो ईवी चार्जर का मैंने दिया हुआ है, ये देने की कोई ज़रूरत नहीं थी मुझे, कोई मांग भी नहीं रहा है, आधे लोग ध्यान भी नहीं देते। सही बता रहा हूँ। इनफैक्ट वो टर्माइट का बताओगे तो शायद से कस्टमर एग्री भी नहीं करते नहीं होंगे कि करेगा, वैल्यू ऐड होगी। नहीं नहीं, क्योंकि बट वो मैं सफ़र कर चुका हूँ ना, और यही जो ट्रीटमेंट है मैंने अपने घर पे करवाया, तब जाके वो सही हुआ, तब मैं बोला अभी ये ट्रीटमेंट हर एक प्रोजेक्ट में एक स्टैंडर्ड है भाई। मैं अच्छी एम्यूनिटी नेक्स्ट टाइम अगर कुछ एक्सेस नहीं कर पाया, बट ये तो मैं ज़रूर करूँगा। जैसे एक मेरा स्टैंडर्ड है, ये जो मैंने आरसीसी या स्ट्रक्चर में जो मटेरियल्स में टाटा, अल्ट्राटेक, गोदरेज के ब्लॉक्स, ये मेरा स्टैंडर्ड है फर्स्ट प्रोजेक्ट से। मैं इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, चाहे वो लोगों को लगे कि वो वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है या वो ऐसी अननेसेसरली एक्सपेंस हो रहा है, बट वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इट गिव्स मी अ पीस ऑफ माइंड, एंड इफ इट इज गिविंग मी अ पीस ऑफ माइंड, आई कैन गिव द पीस ऑफ माइंड टू माय कस्टमर्स। सर थैंक यू सो मच। It was my स्पेशल pleasure, रिक्वेस्ट sir. पे आप आए, आपने आपका टाइम दिया। नहीं नहीं, it Because was nothing. मेरा तो इतना ही थॉट था कि लोगों के पास करेक्ट नॉलेज जाए और वो स्कोप मुझे दिखा। पर आज के डिस्कशन से एक चीज़ मुझे और समझ में आई कि ये कहानी यहाँ नहीं रुकेगी, बिकॉज पॉडकास्ट आपके साथ ज़रूर करूँगा फ्यूचर में। बिकॉज मैं हमेशा से ही, मैंने रियल एस्टेट यूट्यूब जो प्रॉपर्टी कवरेज है वो इसके लिए शुरू किया कि लोगों का रियल एस्टेट बाइक में एक्सपीरियंस बेटर हो सके। Yes. दैट इज़ द ओनली थॉट। I totally एंड agree. आपसे डिस्कस करके ये पता चला कि और भी लोगों को हम गाइड कर सकते हैं फ्यूचर में।
सो एज ऑफ नाउ डायरेक्टली मैं आपको इनविटेशन दे रहा हूँ पॉडकास्ट के लिए, तो Definitely, sir. सोन विल कम Count अप me in. And thank you for the invitation and thank you for your time. थैंक यू सो मच सर। तो देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें मेहनत सिर्फ इसके लिए होती है कि जैसा मैं हमेशा से ही कहता हूँ कि रियल एस्टेट में लोगों का प्रॉपर्टी बाइंग में एक्सपीरियंस बेटर हो सके, नवी मुंबई ठीक से प्रमोट हो सके, इसीलिए ये मेहनत चलती है। ये मेहनत अगर आपको सही लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद तो लिखना बनता है। वैसे मैं मिलूंगा आपके साथ फिर से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।